नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले आप कहानी पर चले। एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 136 यून वान शांग। क्या ये हो सकता है कि जियो को कुछ हुआ हो? पब फ्यूचर विज्ञापन। अर्जुन केलोरा को उम्मीद नहीं थी कि जियो शियुए इतनी जल्दी उसके पास वापस आ जाएगी। अपने सामने दिव्य सुंदरी शियाओ शियुए को देखकर, जो एक लंबे सफेद चांद के रंग के गाउन में सजी हुई थी, उत्तम विशेषताओं और एक अलग इस दुनिया से बाहर की शान के साथ, अर्जुन केलोरा अपने दिल में अपराधबोध की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने जो तरीका प्रस्तावित किया था वह एक मूर्खतापूर्ण योजना प्रतीत होती है। कौन किसी को इस तरह खेती करने के लिए कहता है? हालांकि उसके सामने मौजूद अद्वितीय सौंदर्य के बारे में सोचते हुए, जैसे कि ब्रॉडकोड मून पैलेस से उतरी एक परी, जैसा कि उसने सुझाव दिया था, उसे विकसित करने का प्रयास करते हुए अर्जुन केलोरा ने अपने डेंटियन में एक सुलगती आग को महसूस किया। दाओवादी मित्र जियाओ, क्या मेरी विधि कारगर साबित होगी? अर्जुन केलोरा ने अपने भटकते विचारों पर लगाम लगाए और गंभीर भाव से पूछा। हाँ, जियो ने धीरे से कहा। सरल ठंडे शब्द आकर्षण से भरे थे, कल्पना को आमंत्रित कर रहे थे। एक ताओवादी दोस्त की मदद करना अच्छी बात है, अर्जुन केलोरा ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा। हालांकि उसे थोड़ी निराशा हुई, फिर भी उसने जियाओ शियाओ के साथ इस मुश्किल मामले को सुलझा लिया था। आखिरकार यदि उन्हें वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मदद करनी पड़ती तो इससे अधिक परेशानी होती तथा इससे आसानी से जटिलताएं पैदा हो सकती थी। लेकिन जियो को लग रहा है कि सिर्फ यही प्रभाव अर्चन को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। ताओवादी मित्र लू की और मदद की जरूरत है। जियो शियाओ की भरपूर छाती उसके गुलाबी होठों के खुलने के साथ ही थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। उसकी आमतौर पर शांत ठंडी आंखों में लहरें दिखाई दी, जो ये दर्शाती थी कि उसकी आंतरिक स्थिति उसके बाहरी रूप की तरह शांत नहीं थी। आखिरकार जुनून के प्रति सर्वोच्च विस्मृति का अर्थ भावनाओं का वास्तविक अभाव नहीं है, बल्कि भावनात्मक उथल पुथल से अप्रभावित ताओ के माध्यम से भावनाओं का उत्थान है। बेशक उसे अभी तक ऐसे ऊंचे क्षेत्रों तक साधना करनी थी। ये सुनकर अर्जुन केलोरा के मुंह का कोना फड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो शियाओ को अब भी उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। यानी पिछली विधि का कुछ असर तो हुआ, लेकिन वह नाकाफी थी। वह कुछ नहीं बोला। स्थिति वही रही। वो मदद तो कर सकता था, लेकिन जो फायदा हुआ वह उसकी कीमत के बराबर नहीं था। यह उसकी कीमत से कहीं ज्यादा परेशानी थी। जियो ने अर्जुन केलोरा की झिझक को देखा और समझा। यद्यपि सांसारिक मामलों में वह भोली थी, फिर भी वह कोई कोरी स्लेट नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसके अनुरोध के कारण अर्जुन केलोरा को संदेह हुआ, क्योंकि उसे डर था कि इस मामले से उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। दाओवादी मित्र लू शियुए जानती है कि यह मामला आपको असहज कर रहा है, उसने कहा। अगर आप मदद करने को तैयार हैं तो शियुए आपकी बहुत आभारी होगी और आपको मुआवजा देगी, या आप कोई भी अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा जियो एक गंभीर दाव शपथ ले सकता है, चाहे ये जुनून का मामला सफल हो या असफल। दाओवादी मित्र लू पर कोई दोष नहीं आएगा। जियो अकेले ही सारे परिणाम भुगतेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। जियो शियुए ने अर्जुन केलोरा की ओर देखा। उसकी ठंडी आंखों में लाल दृढ़ संकल्प की झलक दिख रही थी। अब जबकि सफलता पाने का अवसर उसके सामने था, उसका शांत बेखबर हृदय भी इस तात्कालिकता को दबा नहीं सका। ये सुनकर अर्जुन केलोरा ने अपने होंठ भींच लिए। जियाओ शियाओ की ईमानदारी साफ दिखाई दे रही थी। उसे इतनी सक्रिय पहल करते देख वह काफी संतुष्ट था। यद्यपि दाव शपथ कोई रामबाण नहीं थी, लेकिन शियाओ शियुए जैसे व्यक्ति के लिए जो पूरी तरह से साधना के लिए समर्पित था, यह आश्वस्तकारी निश्चितता प्रदान करती थी। चूंकि उसने जिद की थी, उसे लगा कि वह मान सकता है। आखिरकार वैसे भी उसका इरादा उसे तुरंत गर्भवती करने का नहीं था। अपना मन बनाते हुए अर्जुन केलोरा ने कहा, चूंकि ताओवादी मित्र जियो ऐसा आग्रह कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। भव्य उपहारों की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि ताओवादी मित्र जियाओ भविष्य में मुझ पर कोई उपकार करने के लिए राजी हो जाएं। हालांकि मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वह क्या होगा। जब मैं तय कर लूंगा तो आपको बता दूंगा, अर्जुन केलोरा ने कहा। उसके विचार में, चूंकि वह इतने अंतरंग कृत्य के माध्यम से जियो शियाओ को इस जुनूनी क्लेश से उबरने में मदद कर रहा था, इसलिए अब वह उसके लिए कमोबेश एक बच्चे की मां की तरह थी। अभी उसे पत्नी के रूप में घर ले जाना सुविधाजनक नहीं था, लेकिन भविष्य में जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो यह कोई मुद्दा नहीं होगा। जियाओ शियाओ के वर्तमान बर्फीले व्यवहार को देखते हुए, अगर उसकी साधना सफल हो गई तो वह एक भावहीन हिमखंड बन सकती है। इसलिए सबसे पहले एक बीज बोना बेहतर था। आखिरकार अर्जुन केलोरा किसी पर दबाव डालने वालों में से नहीं था। ये सुनकर जियो शियाओ की उत्कृष्ट भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर कोई और ऐसा अनुरोध करता तो वह मना कर देती। ये सिर पर तलवार लटकाने जैसा था, जिससे पूरे मन से साधना करना मुश्किल हो जाता।
लेकिन यह विचार करते हुए कि यह उसके भव्य दाव अवसर और इस जुनून क्लेश के कर्म संबंधी मामलों से संबंधित है, साथ ही हाल ही में अर्जुन केलोरा के साथ उसकी बातचीत से संबंधित है, उसने महसूस किया कि वह उसके चरित्र पर भरोसा कर सकती है। अन्यथा वह इस जुनून क्लेश मामले को उसके सामने प्रकट नहीं करती। उसने सिर हिलाया। जब तक यह मेरे दाव हृदय का उल्लंघन नहीं करता, जब समय आएगा और आप अपना अनुरोध करेंगे तो जियो शियुए इसे पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा देगी। जियाओ शियुए ने गंभीरता से कहा, फिर हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की, चाहे वह इस कष्टसाध्य कष्ट में सफल हो या असफल, अर्जुन केलोरा पर कोई दोष नहीं आएगा। कर्मों का फल उसे ही भुगतना होगा। कुछ बच्चे पैदा करना शायद दाव हृदय का उल्लंघन नहीं है ना? अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा जब वह जियाओ शियाओ की गंभीर शपथ देख रहा था। उसने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, दाववादी मित्र जियाओ आगे क्या करना चाहते हैं? जियाओ शियुए उसके सवाल से थोड़ी देर के लिए चौंक गई। वह समझ गई थी कि इस वासना क्लेश में पुरुष स्त्री की इच्छाएं और उसकी अपनी कामुक इच्छाएं शामिल हैं। लेकिन असल में शुरुआत कैसे करे यह उसे समझ नहीं आ रहा था। इस क्षेत्र में वह पूरी तरह अनभिज्ञ थी। अगले ही पल अर्जुन केलोरा का खूबसूरत चेहरा उसके करीब आ गया। एक नर्म गर्म सांस उसके होठों की ओर बढ़ी और उन्हें एक कामुक चुंबन में कैद कर लिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। मम। जियाओ शियू के जैद जैसे चमकदार चेहरे पर, जो खिलते हुए हिम कमल जैसा गोरा था, दुलाल लालिमाएं खिल उठी। उसका नाजुक दिल जोर से धड़कने लगा, अर्जुन केलोरा को दूर धकेलने को बेताब। लेकिन अंदर की बढ़ती शर्म और इच्छा ने उसकी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक को क्रियान्वित कर दिया, जिससे उसका सहज व्यवहार दब गया। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं, अपनी शर्मिंदगी छुपा रही थीं। अर्जुन केलोरा के आगे झुकते हुए उसके चेहरे पर असहाय घबराहट थी। भावुक सांस ने उसके दांतों के द्वार को खोल दिया, जिससे ये अपरिचित भावनाएं एक प्रबल धारा में बदल गईं, जिसने उसके आत्मनियंत्रण को लगभग खत्म कर दिया। नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक क्षण बाद जियाओ शियाओ को लगा कि उसकी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक नाकाम हो रही है और उसके नथुनों से एक हल्की सी कराह निकली। उसने कमजोरी से विरोध किया। उसके खूबसूरत चेहरे लाल हो गए थे, उसका कोमल शरीर पल पल कमजोर होता जा रहा था। वह विरोध करने में असमर्थ लग रही थी, लगभग अर्जुन केलोरा की बाहों में सिमट गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन केलोरा ने पतली सुडौल शियाओ शियाओ को पकड़ लिया और धीरे से पूछा, ताओवादी मित्र शियाओ, क्या यही वांछित प्रभाव है? जियो शियाओ की भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं, उसके गुलाबी होंठ एक हल्की ममम के साथ खुले थे। मंडप की खिड़कियों से छनकर आती सूर्य की रोशनी उसके जैद जैसे बर्फीले सुंदर चेहरे को गुलाबी लालिमा से नहला रही थी, जिससे उसके संत जैसे आकर्षक रूप को एक मादक मोहक आभा मिल रही थी। जैसे ही उसकी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक प्रभावी हुई, जियो शियू ने धीरे धीरे इच्छा की बढ़ती लहरों को दबा दिया। क्या हम आगे बढ़ें, ताओवादी मित्र जियाओ? अर्जुन केलोरा ने उसकी पतली कमर को करीब खींचा और उसके बालों की खुशबू को सूंघते हुए पूछा। उन्हें इस अमर महिला शियुए का रूप काफी आकर्षक लगा। सामान्यतः वह अलग थलग और ठंडे अहंकार से भरी हुई दिखाई देती थी, जैसे नौ आकाशों में लटका हुआ अगम्य चमकीला चंद्रमा, शुद्ध, शांत, अछूत, जिसे कोई केवल दूर से ही निहार सकता था, बिना किसी अपवित्र विचार के। फिर भी थोड़ी सी भी आत्मीयता से वह एक शर्मीली युवती की तरह हो जाती थी। उसका चेहरा लाल हो जाता था, उसका कोमल शरीर कमजोर हो जाता था। एक बार जब अंतरंगता समाप्त हो गई तो वह धीरे धीरे अपने पारलौकिक दिव्य आचरण पर लौट आए। रुको, एक क्षण रुको। जियाओ शियाओ की खूबसूरत फीनिक्स आंखों में एक शर्मीली चांद जैसी कशिश थी, जब वह आदमी उसकी पतली कमर को गले लगा रहा था और उसके काले बालों की खुशबू ले रहा था। वह धीरे से बोली। वह महसूस कर सकती थी कि इस तरह से पकड़े जाने और अर्जुन केलोरा की मर्दाना खुशबू में सांस लेने से उसका दिल शांत रहना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन केलोरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस इस लंबी नाजुक सुंदरता को पकड़े हुए उसके उत्तम आकर्षण का आनंद ले रहा था। आखिरकार वह तो केवल उसकी साधना में सहायता कर रहा था, एक करुणापूर्ण कार्य जो एक चिकित्सक द्वारा किसी का जीवन बचाने के समान था, तथा 7 स्तरीय मठ के निर्माण से भी अधिक महान था। अमर पुरुष और युवती एक दिव्य प्रेमी युगल की तरह गले मिले, एक साथ शांति में जमे हुए। जियो शियुए की भावनाओं को शांत होने और अर्जुन केलोरा के आभामंडल और आलिंगन की आदि होने में एक अनिश्चित समय बीत गया। फिर अमर युवती के गुलाबी होंठ धीरे से खुल गए। जैसे ही उसने पहल की, उसने अपना अलग जैद जैसा चेहरा उठाया और अपने कढ़ाईदार सफेद जूतों में थोड़ा ऊपर उठ गई। उनके होंठ मिल गए, आंखें बंद हो गईं। इस दौरान जियाओ शियाओ के गाल फिर से लाल हो गए। पहली बार चूमने के बाद यह पहली बार था जब उसने चुंबन की पहल की थी। वह केवल शर्म के साथ इसे स्वीकार कर सकी। अर्जुन केलोरा के नेतृत्व के आगे झुक गई, स्वयं सक्रिय भूमिका निभाने में असमर्थ रही। उसकी आंतरिक इच्छाएं बेतहाशा उमड़ पड़ी, जिससे उसकी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक उन्मत्त हो गई। उसका सुंदर चेहरा गहरा लाल हो गया और गुलाबी लालिमा उसके गालों से कानों और गर्दन तक फैल गई। जल्द ही उसके कढ़ाईदार जूतों में पंजों की उंगलियां कमजोर पड़ने लगी और उसका कोमल शरीर बेहोश होने लगा। लेकिन तभी जब जियाओ शियुए आनंद के नशे में डूबी हुई थी, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। सदमे की एक हल्की चीख के साथ उसका दुबला पतला शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि सर्वोच्च विस्मृति तकनीक पूरी तरह से विफल हो गई थी। नहीं, मैं नहीं कर सकता।
अमर सुंदरी का लाल चेहरा रक्त की तरह लाल हो गया था। अपने वक्ष क्षेत्र में एक अपरिचित सनसनी महसूस करते हुए उसके पैर कमजोर हो गए और वह अर्जुन केलोरा की हरकतों को रोकने की कोशिश करते हुए विरोध में हौंफने लगी। उनके होंठ खुलते ही एक हल्की सी टस्क की आवाज हुई। उनके बीच एक लंबा चांदी जैसा धागा फैला हुआ था, मानो आपस में गुलते हुए कर्म का एक अटूट धागा हो। हाँ हाँ हाँ। जियो शिवे हौंफ रही थी, उसकी सांस ऑर्किड की तरह सुगंधित थी। उसने कांपते हुए जैद जैसे हाथ से अपने होठों के कोनों को धीरे से पोंछा और संयम का दिखावा करते हुए कहा, ताओवादी मित्र लू, आज के लिए इतना ही काफी है। उसे लगा कि यह सब बहुत तेजी से हो रहा है, उसे इस अनुभव को पूरी तरह से समझने के लिए समय चाहिए। फिर भी अपने शब्दों के बावजूद वह अर्जुन केलोरा की बाहों में कांपती रही, खुद को छुड़ाने में असमर्थ रही। बहुत अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। अर्जुन केलोरा ने अपनी बाहों में उस सुंदरी को देखा। चेहरा लाल, होंठ भरे हुए और चमक रहे थे। खुद को नियंत्रित न कर पाने की उसकी असमर्थता काफी मनोरंजक थी। उन्होंने सोचा, इस अमर युवती की युद्ध शक्ति सचमुच बहुत कमजोर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यदि ऐसा है तो उसकी साधना का मार्ग वास्तव में बहुत लंबा होगा। जल्द ही जियाओ शियायुए ने थोड़ा संयम पाया। उसने अर्जुन केलोरा की ओर हाथ बढ़ाए और लड़खड़ाते हुए पैरों से दूर चली गई। घबराई हुई युवती को जल्दी जल्दी जाते देख अर्जुन केलोरा ने हल्के से ठहाका लगाया और अपनी उंगलियां नाक पर रखकर गहरी सांस ली। उसे अब भी सैकड़ों फूलों की खुशबू आ रही थी। ये तो मानना ही पड़ेगा कि यह अमर युवती काफी सशक्त थी। उसके भविष्य के बच्चे निश्चित रूप से भूखे नहीं रहेंगे। ओह, अर्जुन केलोरा ने सांस छोड़ते हुए कहा। युवती की साधना में सहायता करने के प्रभाव से उसका अपना मन थोड़ा विचलित हो गया। उसे अपना घर बसाने के लिए अपनी पत्नियों की मदद लेनी होगी। अपने कमरे में लौटने के बाद जियाओ जियू ने अपनी नौकरानी से उसके स्नान के लिए नहाने के पानी का एक टब निकलवाया। पंखुड़ियों से भरे टब में अकेले नहाते हुए वह खुद से बुदबुदाई, क्या यह इसके लायक है। हाल ही में साधना सत्र के दौरान उसकी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक लगभग पूरी तरह से विफल हो गई थी। उसकी मनस्थिति पहले जैसी जीवंत, उन्मुक्त हो गई थी और उसका दृढ़ हृदय थोड़ा डगमगा रहा था। उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या अमर साधना के लिए यह मार्ग वास्तव में उपयुक्त था। जियो शिवे की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी जब उसे याद आया कि कैसे वह नीले बादल संप्रदाय में शामिल हुई थी। उसके गुरु युन वानशांग ने उसे सर्वोच्च विस्मृति तकनीक सिखाई थी, जिसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट और दृढ़ता से चुना था। उसे उसके बाद के कठिन वर्षों की कठिन साधना, सांसारिक अनुभव के लिए उसकी अवतरण तथा अर्जुन केलोरा के समक्ष अपने जुनून और कष्टों को प्रकट करना याद आया। वह इस बात से भली भांति परिचित थी कि यह सब उसकी अपनी पसंद से हुआ था तथा वह अपनी जन्मजात प्रकृति के प्रति समर्पित थी। यह इसके लायक है, ये सब इसके लायक है। जियाओ जियुए की आंखें साफ हो गईं क्योंकि उसके दिल से संदेह, झिझक और पछतावा गायब हो गया। सर्वोच्च विस्मरण तकनीक के पुनः प्रयोग के साथ उसकी शीतल चंद्रमा सी दृष्टि पुनः लौट आए और वह शांत किंतु अटल निश्चय के साथ बुदबुदाई, मैं सफल होऊंगी। उसके हृदय की स्पष्टता ने उसे अपने जीवन में एक सूक्ष्म बदलाव का एहसास कराया। इसके बाद के समय में अर्जुन केलोरा और जियाओ शिवे जागीर में एकांत में रहे और अपनी साधना जारी रखी। इस अवधि के दौरान अर्जुन केलोरा के मार्गदर्शन के साथ जियो शिवे की सर्वोच्च विस्मृति तकनीक में बहुत तेजी से प्रगति हुई। अब वह उसकी अंतरंग गतिविधियों को आंखें बंद करके स्वीकार नहीं करती थी, वह थोड़ी सी शर्म के साथ उसका प्रत्युत्तर देती थी। जब उसके विशाल वक्षस्थल को सहलाया गया तो यद्यपि वह अभी भी घबराई हुई थी, फिर भी उसने अपनी तकनीक पर नियंत्रण नहीं खोया और धीरे धीरे अपनी कामुक इच्छाओं पर नियंत्रण करने में निपुण हो गई। इस प्रक्रिया में अर्जुन केलोरा को कष्ट सहना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने इसे बस अमर युवती की साधना में सहायता के रूप में देखा था, मानो अपने होने वाले बच्चे की मां की मदद के रूप में। लेकिन सच तो यह है कि यह उनके लिए भी एक पारस्परिक साधना बन गई, जो उनके अपने संयम की परीक्षा थी। शुक्र है कि उसकी पत्नियां जागीर में थीं, अन्यथा ऐसी भयानक यातना कौन झेल सकता था। इस दौरान नीले बादल संप्रदाय के इंद्रधनुष शिखर पर देदीप्यमान महल में युन वानशांग ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए रसायन विद्या में संलग्न थे। एक पन्ना स्पिरिट गोली की भट्टी जीवन के साथ स्पंदित हो रही थी, जो धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर घूम रही थी। एक कोर फॉर्मेशन साधक के रूप में कुछ शिल्प कौशल उसकी क्षमताओं के भीतर थे। हालांकि वह ग्रैंड मास्टर तो नहीं थी, फिर भी वह रसायन विद्या में द्वितीय श्रेणी की निपुण थी। संक्षेपित करें, मुद्रा मुहरों के साथ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भट्टी में प्रवाहित किया। स्पिरिट गोलियों की एक धारा निकली, उनमें से आधी सुस्त और जली हुई थी, एक असफल बैच के बर्बाद उत्पाद। आज मुझे क्या हो गया है, युन वानशांग ने दोषपूर्ण गोलियों को देखकर भौहें चढ़ाईं। कीमिया के दौरान मेरा मन अशांत रहा है, क्या जियू को कोई परेशानी हो गई है। अपने शिष्य के जीवन को उनके आध्यात्मिक संबंध से कोई खतरा न होने का एहसास होने पर उन्होंने एक जैद ताबीज तैयार किया, जो कि एक संचार आत्मा जोड़ी का आधा हिस्सा था। यद्यपि विस्तृत संदेश देने में असमर्थ, तावीजों के बीच बुनियादी संकेत भेजे जा सकते थे। अपनी आध्यात्मिक समझ को जागृत करते हुए युन वानशांग ने जियो शिवे को उसकी स्थिति के बारे में पूछताछ भेजी। लू परिवार की जागीर के एकांत प्रांगण में पानी के छींटे पड़ने की आवाजें कक्ष में गूंज रही थी।
जियाओ शियायू बाथटब में बैठी थी, उसके काले बाल गीले बंधे हुए थे। उसने अपने नाजुक हाथों से पंखुड़ियों से सने गर्म पानी को ऊपर उठाया और अपनी बर्फीली त्वचा से काल्पनिक निशानों को धीरे से धो डाला। यद्यपि उसकी उत्कृष्ट शीतल सुंदरता शांत प्रतीत हो रही थी, फिर भी उसकी चमकती चांद जैसी आंखें सूक्ष्म रूप से कांप रही थीं, जो एक आंतरिक उथल पुथल को प्रकट कर रही थी। उसने सोचा था कि इतने दिनों की साधना के बाद उसकी मनस्थिति में काफी सुधार आ गया होगा और वह इन अनियंत्रित भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई होगी। फिर भी अर्जुन केलोरा की बचकानी उत्तेजक हरकतों से उसका दांव दिल फिर से हिल गया। लेकिन उसने अपने अंदर के इस व्यवहार को सचमुच अस्वीकार नहीं किया, या यूं कहें कि उसने अर्जुन केलोरा के कार्यों को अस्वीकार नहीं किया। वह समझ गई कि वह उसकी साधना की प्रगति में सहायता कर रहा है, और इससे उत्पन्न होने वाली अनुभूतियों ने उसे और भी आश्वस्त कर दिया कि अर्जुन केलोरा ही वह अवसर है जो उसकी सफलता का उत्प्रेरक है। जियाओ जियुए की आध्यात्मिक भावना जागृत हुई जब उसने पास के स्थानिक थैली से एक जैद ताबीज निकालने का इशारा किया। टोन और टिंट गोल्डन ब्लूम ब्राइटनिंग फेस सीरम। Amazon. Is this why she hides her past? Her beauty. ताबीज पर अपने मालिक का स्नेह भरा संदेश देखकर उसके दिल में गर्माहट भर गई, उसकी आंखों में एक कोमल कोमलता। वह जानती थी कि उसके मालिक उसकी एकाकी विश्व अनुभव यात्रा को लेकर चिंतित हैं। उसने तुरंत जवाब भेजा, ये दर्शाते हुए कि वह ठीक है, और अपने स्वामी से चिंता न करने का आग्रह किया। हालांकि उसके पास कुछ बातें थी जो वह व्यक्तिगत रूप से साझा करना चाहती थी, लेकिन ताबीज केवल सरल संदेश ही दे सकता था। एक ही समय पर किंगलुआन परी शहर में एक दूसरे स्तर की गुफा में परी कय्यून शिष्या जियाओ जियुए अकेले अभ्यास करने के लिए बाहर गई। एक 20 वर्षीय युवक जो चमकीले लाल ब्रोकेड का वस्त्र पहने हुए था और जिसका चेहरा कुछ कुछ स्त्रीयोचित और अजीब था, उसके हाथ में रखे संदेश को देख रहा था। उसके होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। मेरा घटिया मालिक यून वानशान पर घात लगाने गया और कभी वापस नहीं आया। अब उसने मुझे एक संदेश भेजा है जिसमें मुझे परी कय्यून के इस शिष्य पर घात लगाने के लिए कहा है। हा। लेकिन दिए गए स्पिरिट स्टोन को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं यात्रा कर सकता हूँ। आखिरकार वह तो बस एक मामूली क्यूई शोधन साधक है, और अगर यून वानशांग ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया है तो उसके पास दुर्लभ प्रतिभाएं होंगी। वह लालच से बड़बड़ाया। उसके घर से निकलते समय उसके टूटे हुए संदेश से दुर्भावनापूर्ण इरादे प्रकट हो रहे थे। लू परिवार की जागीर के आंगन में गुकिन जितर की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। जियो जियुए के पीले हाथ स्वर्गीय शोभा के साथ तारों को झंकृत कर रहे थे। धुन दिल को छू लेने वाली थी, फिर भी प्रशिक्षित कान के लिए थोड़ी असंगत थी। स्पष्ट रूप से संगीतकार का मन बेचैन था। एक आह भरते हुए जियाओ शियायू ने अपना खेल बंद कर दिया। उसकी मनमोहक सुंदरता दूर होती गई, उसके गालों पर लाली छा गई। हाल की घटनाओं को याद करने मात्र से ही उनमें इच्छा की लहरें उठती थीं, जिसके कारण उनकी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक एक बार फिर से काम करने लगती थी। पिछले दिनों अर्जुन केलोरा की क्षीण अंतरंगता के बाद कल उसकी साधना के दौरान उसने उसकी सफेद पोशाक को ऊपर उठा दिया था, जिससे उसकी जांघों के बीच उस छिपे हुए स्थान में एक अपरिचित लेकिन जलन नमी से भरी विद्युतीय अनुभूति हुई। ये वसंत ऋतु में सैकड़ों सुगंधित फूलों की तरह खिल गया। ओस से भीगा हुआ पंखुड़ियां अनियंत्रित लहरों के साथ कांप रही थी, मानो परागण की याचना कर रही हो। निरंतर शर्म, घबराहट, धड़कता हुआ दिल और अवर्णनीय संवेदनाओं के भारी हिमस्खलन ने उसे पूरी तरह से विचलित कर दिया था, मानो वह टूट गई हो, खुद को संभालने में असमर्थ हो, जो उसके नियंत्रित पूर्व अनुभवों से बहुत दूर था। अभी भी उसका दिल उस उथल पुथल से पूरी तरह शांत नहीं हो पाया था। और फिर कल जियाओ शियू की नजर उसके रेशमी मोजे पहने पैरों पर पड़ी, जो उसके कढ़ाईदार जूतों से झांक रहे थे। आमतौर पर ठंडी चांद जैसी दिखने वाली उसकी आंखें अब किसी झील की सतह पर बारिश की बूंदों की तरह हल्के से लहरा रही थीं। जैसे ही वह शांति पाने के लिए अपनी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का सहारा लेने के लिए तैयार हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। जियो जियू को पता था कि यह अर्जुन केलोरा था। यह एकांत प्रांगण ही एकमात्र स्थान था जहां अर्जुन केलोरा उससे मिलने आता था। क्या हम आज फिर से खेती शुरू करेंगे? जियो शिवे का दिल आशंका से धड़क रहा था, फिर भी सूक्ष्म प्रत्याशा थी। दाओवादी मित्र जियो। अर्जुन केलोरा ने गुकिन के सामने बर्फीले वस्त्र पहने दिव्य सौंदर्य को देखकर मुस्कुराया। 9 स्वर्गों को सुशोभित करने वाली एक चांदनी अमर परी। दाओवादी मित्र लू, आप आ गए। जियो शिवे का ठंडा चेहरा चमक उठा जब उसने युवक को देखा, और सोचने लगी कि वह आज उसकी साधना का मार्गदर्शन कैसे करेगा। दाओवादी मित्र जियाओ, मैं कुछ समय से दूर हूं, लेकिन किंगसू पर्वत पर कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए मुझे वापस आना जरूरी है, अर्जुन केलोरा ने समझाया। इसलिए आने वाले दिनों में मैं हमारे साधना सत्र जारी नहीं रख पाऊंगा। वह इस नियुक्ति के लिए रूई क्षेत्र में जल्दी पहुंच गया था, लेकिन लगभग 2 महीने दूर रहने के बाद उसे अपनी पत्नियों को सूचित करने और अपनी आत्मा के ताबीज की दुकान के कामकाज संभालने के लिए घर वापस जाना पड़ा। यद्यपि अमर युवती के साथ दैनिक साधना से उसे समान रूप से पीड़ा और आनंद प्राप्त हुआ, फिर भी वह अपने परिवार और सच्चे दायित्वों की उपेक्षा नहीं कर सका। इसके अलावा उनकी साधना जल्दी पूरी नहीं हो पाती थी। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो वह उसके साथ नहीं रह सकता था। कोई बात नहीं, जियो जियू ने सिर हिलाया।
वह समझ गई कि अर्जुन केलोरा अपना अधिकांश समय अमरलोकों में बिताता है, केवल कभी कभी ही नश्वर दुनिया का दौरा करता है। यह विस्तारित प्रवास केवल उसकी सफलता में सहायता करने के लिए था। मैं इन दिनों आपके प्रयासों के लिए आभारी हूँ, दाओवादी मित्र लू, उसने धीरे से कहा। इस बारे में कुछ मत सोचो, मैं लगभग 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। अर्जुन केलोरा मुस्कुराया। यद्यपि कई बार यह कष्टदायक था, फिर भी उसने इतनी मिठास का स्वाद चखा था कि उसे यह सार्थक लगा। तो चलो, मैं तुम्हारे साथ किंगजू पर्वत पर चलता हूँ। अगर मुझे याद है तो हागे घाटी के बाजार पास ही है। इस तरह आपके लिए आना जाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। 2 बार यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इन अंतर्दृष्टि भरे दिनों के बाद मैं कुछ देर के लिए अमरलोकों की सैर करना चाहता हूँ। जियाओ जियुए को इस बात का थोड़ा अपराध बोध हुआ कि अर्जुन केलोरा ने उसकी सफलता में कितनी मदद की थी। बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम तुरंत प्रस्थान कर सकते हैं। अर्जुन केलोरा ने इसकी खूबियों को देखते हुए सहमति जताई। किंजू पर्वत से होंगे घाटी तक की आधे दिन की यात्रा एक साथ बहुत आसान होगी। नश्वर संसार में रहकर बिना किसी आत्मिक शिरा के साथ संवाद करने से केवल उसकी साधना में बाधा ही आएगी। यद्यपि अर्जुन केलोरा ने आगे साधना सत्रों का कोई उल्लेख नहीं किया, फिर भी जियो शिवे को निराशा का एक स्पष्ट सा एहसास हुआ, जिसे उसने तुरंत अपने धैर्य के नीचे दबा लिया। ठीक है, उसने बस सिर हिलाया। कुछ ही समय बाद अपनी पत्नियों और बच्चों को सूचित करने के बाद अर्जुन केलोरा और जियाओ शिवे उड़ने वाले वाहन पर सवार होकर रूई क्षेत्र से होंगे घाटी के बाजारों के लिए रवाना हो गए। असीम नीला आकाश स्वच्छ और स्वच्छ था। एक काले स्टील पंख वाला ईगल और एक शुद्ध सफेद असाधारण रूप से उत्साही आकाशीय क्रेन तेजी से हवा में उड़ गए। इस्पात के पंखों वाले बाज और सारस के ऊपर 2 आकृतियां खड़ी थीं, एक सुंदर और हृष्ट-पुष्ट युवक और एक सुडौल दुबली पतली सुंदरी जिसकी लाजवाब शोभा थी। वे अर्जुन केलोरा और जियाओ शियायू थे, जो रूई क्षेत्र शहर से होंगे घाटी शहर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। अर्जुन केलोरा ने आलस्य से सफेद सारस पर सवार जियाओ शिवे को देखा, जो चांद सी सफेद पोशाक पहने हुए थी, जो उसके पतले उत्तम शरीर को और भी निखार रही थी जब वह शान से खड़ी थी। उसके शांत एकाकी चेहरे से एक अलौकिक अमर आभा फैल रही थी, मानो आकाश में कोई शुद्ध चंद्रमा हो। सहलाती हवा उसके बालों और पोशाक के किनारों को हिला रही थी, जिससे कभी कभी उसकी जैद जैसी सुडौल गोरी टांगों की झलक दिखाई दे रही थी। अनायास ही अर्जुन केलोरा को हाल के दिनों में साधना के प्रति अपने समर्पण की याद आ गई। वास्तव में अछूत सर्वोच्च पूजनीय परी को अपनी दया पर प्रतिबंधित भोग विलास के लिए पाना संभवतः मनुष्य की सबसे गहरी लालसा है। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा और अपने उच्छृंखल विचारों पर काबू पाने के लिए गहरी सांस ली। ये हाल के दिन जियो शियायू के लिए साधना के थे, लेकिन क्या उनके लिए ये भी एक प्रकार की साधना नहीं थी? साथ ही दाओवादी जियो, हमें लगभग 2 दिन में होंगे घाटी शहर पहुंच जाना चाहिए। एक उल्लेखनीय पर्वत श्रृंखला संरचना को देखकर अर्जुन केलोरा ने उनके स्थान का अनुमान लगाया और अपनी आवाज जियो शिवे को प्रेषित की। अच्छा, जियाओ जियू ने रूखेपन से जवाब दिया, स्वभाव से ही शांत, चाहे ध्यान की अवस्था में हो या नहीं। हालांकि यदि उसे कहा जाता तो वह सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करती। पिछले कुछ दिनों में अर्जुन केलोरा ने विभिन्न मामलों के बारे में पूछताछ की थी। यहां तक कि अपेक्षाकृत व्यक्तिगत प्रश्न भी उनके द्वारा अनुत्तरित नहीं छोड़े गए। इस्पात पंख वाले चील और आकाशीय सारस तेजी से आगे बढ़े। उस पल में, सावधान! जियो जियू की आवाज अचानक गूंज उठी। उसकी नजर तेजी से दाईं ओर गई, जैसे ही उसके हाथों में एक प्राचीन बुकिन प्रकट हुआ। अर्जुन केलोरा चौंका, उसकी दृष्टि रेखा का अनुसरण करते हुए। उन्होंने तुरंत ही दूर आकाश में एक चमकती हुई रेखा देखी, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। वह छोटी बच्ची कोई साधारण प्राणी नहीं है, जिसने मेरी उपस्थिति का पता लगा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम परी कयुन की शिष्या हो। अगले ही पल कुछ 100 फीट की दूरी पर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जिसमें लगभग 20 वर्ष की आयु का एक भयावह दिखने वाला युवक दिखाई दिया, जिसने गहरे लाल रंग के ब्रोकेड पहने हुए थे। काले बादलों पर चलते हुए उसने एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव उत्पन्न किया, जिससे अर्जुन केलोरा का इस्पात पंख वाला बाज घबराहट से कांपने लगा। उसके पंख अनियंत्रित रूप से फड़फड़ाने लगे। एक फाउंडेशन स्थापना साधक। अर्जुन केलोरा की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्हें एहसास हुआ। आकृति की गति और प्रभावशाली आभा को देखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन था कि वह एक फाउंडेशन स्थापना मास्टर है, और उनके आक्रामक रुख से स्पष्ट था कि उनके इरादे शत्रुतापूर्ण थे। वरिष्ठ, आप मेरे गुरु को जानते हैं, क्या कोई चिंता की बात है? जियो शियायू ने लाल वस्त्रधारी युवक को स्थिरता से संबोधित किया। उसके जैद जैसे हाथ प्राचीन बुकिन पर रखे हुए थे, जाने के लिए तैयार, स्पष्ट रूप से विरोधी इरादों को समझते हुए। मेरा आना वाकई तुम्हारे लिए है। वजह क्या है, ये तो तुम्हें समय आने पर समझ आ जाएगा। लाल रंग के वस्त्र पहने युवक अपने हाथ पीछे करके खड़ा था, उसकी आंखों में गहरे लाल रंग की चमक झिलमिला रही थी। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, उसके बगल में एक भयावह लाल रंग का धुंधल का प्रकट हुआ, जो एक क्रूर सर्प में बदल गया और एक भयंकर फुफकार के साथ जियो शियू की ओर झपटा। टिंग! अच्छी तरह से तैयार, जियो शियू ने अपनी गुकिन बजाई, जिससे एक शानदार धुन निकली जिसने एक भयंकर तूफान को जन्म दिया।
उससे लहरदार आघात तरंगे स्पष्ट रूप से निकल रही थीं, जो अशुभ लाल सांप को चकनाचूर करने के लिए घूमते हुए ब्लेड की तरह बाहर की ओर फैल रही थीं। फिर भी वह मियास्मिक सर्प यद्यपि टुकड़े टुकड़े हो गया था, फिर भी वह एक उड़ती हुई धुंध की तरह पुनः निर्मित हो गया तथा लगातार अपने जानलेवा हमले को जारी रखे हुए था। ये समझते हुए कि यह आधार स्थापना गुरु एक शत्रु है, शाओ शियुए ने समझा कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद वह ऐसे उच्च साधक निश्चित रूप से किसी साधारण आधार स्थापना अभ्यासी के सामने कुछ भी नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बर्फीले नीले रंग का द्वितीय श्रेणी का ताबीज निकाला और उसे तुरंत सक्रिय कर दिया। एक भयानक बर्फीला तूफान आया, मानो दुनिया को जमा देने के लिए, जिसने विषैले सर्प को बर्फ में ढक दिया और एक विशाल जमी हुई दीवार बना दी। जाना। जियो जियू ने बिना किसी देरी के अर्जुन केलोरा को बुलाया। बोलते समय उसने सफेद सारस को अपनी आत्मा की थैली में वापस डाल लिया और एक धुंधला रेशमी कपड़ा बुलाया। जैसे ही उसने अर्जुन केलोरा को तेजी से कपड़े पर खींचा, उसका पतला शरीर सुंदरता से कपड़े के ऊपर आ गया और वह प्रकाश की एक भागती हुई किरण में परिवर्तित हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? लाल वस्त्र पहने युवक के होंठ ये दृश्य देखकर उपहासपूर्ण मुस्कान से भर गए तथा उसके स्वर में तिरस्कार और घृणा झलक रही थी। एक तुच्छ क्यूई शोधन साधक, एक आधार स्थापना विशेषज्ञ के रूप में उनकी नजरों से ओझल था, जिसे उन्हें काटने का काम सौंपा गया था। यद्यपि दो लक्ष्य थे, लेकिन अर्जुन केलोरा पर विचार करना भी उचित नहीं था। टस्ट! वह ठंडे स्वर में भौंका, हाथों से मुहरे बना रहा था। तुरंत ही उनका जन्मजात आध्यात्मिक हथियार लाल फीनिक्स कल्पल उनके डेंटियन से उड़कर ऊपर मंडरा रहा था और लाल रंग की चमक बिखेर रहा था। एक लाल रंग की किरण निकली, जिससे बादल के रेशम पर जियो शियू का भागता हुआ रूप अचानक जम गया। इसके साथ ही एक सफेद तलवार प्रकट हुई, जिसका ब्लेड घातक क्यूई के साथ स्पंदित हो रहा था और वह स्थिर जियो शियू की ओर तेजी से बढ़ रहा था। कोई फायदा नहीं। भागने की निरर्थकता को भांपते हुए जियो शियुए ने तेजी से अपने भंडारण थैले से 5 रंगों वाला कछुए का खोल निकाला। वह शंख आकाश की ओर घूम गया, जिससे एक चमकदार 5 रंगों वाली चमक निकली, जो अविनाशिता की आभा बिखेर रही थी। इसके बाद एक बहुरंगी तलवार की गोली दिखाई दी। गोली बेतहाशा घूम रही थी और उसमें से भयानक तलवार जैसी क्यों निकल रही थी, जो किसी भी चीज को चीरने में सक्षम लग रही थी। जाना। जियो शियुए ने हाथ की मुहरें बनाई, एक स्पष्ट आदेश दिया, जिससे तलवार की गोली लाल वस्त्र पहने युवक की ओर तेजी से चली। अर्जुन केलोरा ने जियाओ शियायू की निर्णायक कार्रवाई को थोड़े आश्चर्य के साथ देखा। उन्होंने उससे ऐसी दृढ़ लड़ाकू क्षमता की उम्मीद नहीं की थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असामान्य थी जो अभी अभी अपनी बाहरी साधना यात्रा शुरू कर रहा था। आंतरिक रूप से उन्होंने सोचा कि एक अमर संप्रदाय द्वारा पोषित शिष्य वास्तव में भिन्न थे, न केवल साधना पर केंद्रित, बल्कि साधारण दुष्ट साधकों से कहीं अधिक कुशल योद्धा। इसके अलावा बादल रेशम, कछुए का कवच और तलवार की गोली स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ, यहां तक कि सर्वोच्च श्रेणी के जादुई हथियार थे, जो काफी धन का संकेत देते थे। अर्जुन केलोरा अचंभित तो थे, लेकिन दर्शक बने नहीं रहे। उन्होंने तावीजों का एक ढेर उठाया, जिनमें से ज्यादातर मध्यम श्रेणी के थे, और एक के बाद एक तेजी से 1 दर्जन से ज्यादा तावीज फेंक दिए। एक तावीज मास्टर के रूप में आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में तावीज साथ रखना स्वाभाविक था। हुश हुश हुश। ताबीजों से तेज निकलता था, जो आग के बादलों, सर्पीली लपटों, बर्फ के कांटों, ब्लेड हवाओं और वज्र के रूप में प्रकट होता था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। एकदम सफेद तलवार 5 रंगों वाले कछुए के खोल से टकराए, उसकी धार कांपने लगी, क्योंकि उमड़ती तलवार की क्यूई टूटती लहरों की तरह आगे बढ़ी, जिससे खोल के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया, जिसमें अब हल्की दरारें दिखाई देने लगीं। तलवारों और ताबीजों की बौछार का सामना करते हुए लाल वस्त्रधारी युवक ने केवल तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। अपना दाहिना हाथ, जो पारभासी जैड की तरह स्फटिक जैसा था तथापि एक अलौकिक आभा से चमक रहा था, उठाकर उसने तलवार की गोली पकड़ ली। क्रंच क्रंच। उस तीखी गोली को जब उस जैड जैसी हथेली में कुचला गया तो उसमें से दांत पीसने जैसी आवाज निकली। उसके कंधे से एक विशालकाय सर कुचला, जिसने अर्जुन केलोरा के ताबीज के हमले को आसानी से विफल और चकनाचूर कर दिया। यह कोई साधारण फाउंडेशन स्थापना मास्टर नहीं है। अर्जुन केलोरा की आंखें एहसास से सिकुड़ गईं। उनके मध्यम उच्च श्रेणी के स्वभाव को देखते हुए उनके ताबीज हमले का बेअसर हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि जियो शियायू के कछुए के खोल और तलवार की गोली स्पष्ट रूप से असाधारण थी, फिर भी लाल पोशाक वाले युवक ने पहले वाले को तोड़ दिया था और बाद वाले को नंगे हाथों से पकड़ लिया था। यद्यपि उसकी हथेली किसी रहस्यमय कला से ओतप्रोत लग रही थी, फिर भी अर्जुन केलोरा को भय हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस शत्रु की शक्ति लू चेन और बाई कुलों के बुजुर्गों से कहीं अधिक थी, जिन्हें उसने देखा था, यहां तक कि मेंग शियाओचान से भी अधिक। जियो शियुए का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि उसके 2 जादुई हथियार नष्ट हो गए थे। उसके होठों से एक दबी हुई गुरगुराहट निकल रही थी। उसने अपनी थैली से एक चांदी का ताबीज निकाला और उसे अर्जुन केलोरा को सौंप दिया। जियाओ शियुए ने तेजी से अपनी आवाज फैलाई, साथी ताओवादी लू, ये स्थिति मेरी वजह से पैदा हुई है। उसने शायद मुझे ढूंढने के लिए कोई ट्रैकिंग तकनीक अपनाई होगी। यह 100 मील का स्थानांतरण तावीज है। जब तक तुम इस तावीज का इस्तेमाल करके भागोगे, मैं उसे थोड़ी देर के लिए रोक दूंगा।
सर्वोच्च विस्मृति तकनीक के अभ्यास से जियो शियू को खतरनाक परिस्थितियों में भी शांत रहने में मदद मिली। उसे एहसास हुआ कि लाल वस्त्र पहने ये फाउंडेशन का मालिक खास तौर पर उसे ढूंढने आया था और उनकी मुलाकात कोई महज इत्तेफाक नहीं थी। उसके पास शायद उसका पता लगाने के गुप्त तरीके थे। ऐसी परिस्थितियों में फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञ से बचना बेहद मुश्किल होगा। वह अर्जुन केलोरा को और अधिक फंसाना नहीं चाहती थी। अर्जुन केलोरा ने ताबीज स्वीकार नहीं किया। एक ताबीज मास्टर के रूप में उनके पास स्वयं भी इसी प्रकार के स्थानांतरण ताबीज थे। यदि भागने का उसका इरादा होता तो उनके बीच हुए हमलों के बीच का अवसर ही पर्याप्त होता। हालांकि जियो शियुए को अकेले छोड़कर भागना उसके लिए मुश्किल काम था। हाय, मेरा स्वभाव इस अमरलोक और इसके तरीकों के लिए अनुपयुक्त है, उसने मन ही मना भरी। फिर भी मीठे का स्वाद चखने के बाद मैं कड़वे को नजरअंदाज नहीं कर सकता, खासकर जब वह मेरे भविष्य के बच्चे की मां हो। अर्जुन केलोरा ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया और बचाव का प्रयास किया। उनका दुस्साहस केवल अहंकार से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से उपजा था कि यदि वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करें तो वे एक फाउंडेशन स्थापना साधक को भी मार सकते हैं। यद्यपि यह विशेष शत्रु असाधारण रूप से कुशल प्रतीत होता था, अर्जुन केलोरा ने अपने साथ एक जीवन रक्षक ताबीज रखा था ताकि यदि वह असफल हो जाए तो अंतिम उपाय के रूप में उसे मार सके। एक विचार की झिलमिलाहट में अर्जुन केलोरा ने अपनी पसंद का फैसला किया। दोनों हथेलियों को हल्के से अपनी आस्तीन में डाल लिया। एक ने ताबीज स्क्रॉल को पकड़ लिया, दूसरे ने एक सुनहरी ईंट के ताबीज खजाने को पकड़ लिया। जल्दी करो, जियो शियुए ने उत्सुकता से आग्रह किया और अर्जुन केलोरा को शीघ्र भागने के लिए ताबीज दिया। ऐसी स्थिति में मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं, साथी दाववादी जियो। अर्जुन केलोरा हल्के से हंसा। ऐसे समय में भी तुम अभी भी प्रेम प्रसंगों में मग्न रहते हो। लाल वस्त्रधारी युवक की आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और वह अचानक गरजा, तुम लोग कभी भी बदकिस्मत प्रेमी पक्षी नहीं बन पाओगे। उसकी अथाह आंखों में एक ऐसी लालिमा थी जो किसी की भी आत्मा को जकड़ लेती थी। अगले ही पल अर्जुन केलोरा के पीछ ब्लॉसम्बू ने एक तीखी चीख निकाली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग पर कोई आघात हुआ हो, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और एक दबी हुई कराह के साथ बाहर आ गया। इसके साथ ही उनके गले में लटके जेड पेंडेंट ताबीज से शीतल आभा निकल रही थी। उफ! उसके बगल में जियो शियुए के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसने अचानक अपने शुद्ध सफेद माथे को पकड़ते हुए मुंह में ताजा खून खांस दिया। तुम सच में मेरे स्पिरिट सेंस अटैक को झेल सकते हो। लाल वस्त्र पहने युवक ये देखकर आश्चर्य से बोला। अप्रत्याशित रूप से अपनी गूढ़ आत्मा बोध तकनीक के तहत अर्जुन केलोरा अधिकतर अप्रभावित रहे, केवल घुरघुराहट करते रहे, जबकि साधारण साधक सीधे नष्ट हो जाते या शियाओ शियुए जैसी दुर्दशा झेलते। इसके अलावा उन्होंने ये भी समझा कि अर्जुन केलोरा एक आधार स्थापना साधक नहीं था, बल्कि संभवतः केवल एक क्यूई शोधक था। एकमात्र क्यूई शोधन साधक के लिए उसकी आत्मा बोध की गुप्त कला का सामना करना आत्मा रक्षक खजाने के स्वामित्व का संकेत था, जिससे उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। आखिरकार आत्मा को सुरक्षित रखने में सक्षम कोई भी खजाना असाधारण रूप से कीमती था। चाहे आपके पास कितना भी खजाना क्यों न हो, अब वह मेरा है। लाल वस्त्र पहने युवक जोर से हंसने लगा। उसकी पकड़ से लाल फीनिक्स पंथ मोती अर्जुन केलोरा और जियो शियुए की ओर एक चमकदार चमक के साथ चमक उठा। एकदम सफेद तलवार ने 5 रंगों वाले कछुए के खोल को एक झटके से भेद दिया और अर्जुन केलोरा की ओर तेजी से बढ़ी। मोती की चमक के कारण अर्जुन केलोरा का शरीर अचानक कठोर हो गया तथा उसके आसपास का स्थान सील हो गया, क्योंकि उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति स्थिर हो गई। ये क्यूई शोधन और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्रों के बीच की खाई की एक झलक थी। डरने से इनकार करते हुए अर्जुन केलोरा ने अपनी भंडारण थैली खटखटाई। उसके सामने एक 2 मीटर लंबी गहरे काले रंग की धातु की कठपुतली प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल थी तथा उसकी पीठ पर 5 आबनूस के भाले थे। वह दूसरी श्रेणी की कठपुतली जिसे उसने खुद बनाया था और संभाल कर रखा था। क्लैंग! एकदम सफेद तलवार का सामना करते हुए कठपुतली ने अपनी ढाल को क्षैतिज रूप से उठाया, जिससे एक जोरदार आवाज निकली और चिंगारियां बिखरने लगीं। कठपुतली की काली सुनहरी तलवार के प्रहार से कानफोड़ू ध्वनि के साथ भयंकर रूप से फटी। और भी दूसरे दर्जे की कठपुतली, लगता है तुम कोई साधारण बदमाश नहीं हो। लाल वस्त्र पहने युवक पूरी तरह से बेपरवाह होकर हंस रहा था। फिर भी अगले ही पल एक ताबीज का खजाना। उन्होंने अर्जुन केलोरा के हाथों से एक आभा निकलती देखी। एक चमकदार सुनहरी आयताकार वस्तु तेजी से फैलती हुई सामने आई, जिससे उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया। यहां तक कि एक फाउंडेशन स्थापना मास्टर के रूप में एक ताबीज खजाने का सामना करना एक कठिन संभावना थी। लगता है तुम कोई साधारण बदमाश नहीं हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें मर जाना चाहिए। अपने शिकार के साथ खेलने का विचार त्यागते हुए लाल वस्त्र पहने उस युवक ने अर्जुन केलोरा की द्वितीय श्रेणी की कठपुतली और ताबीज के खजाने को देखा तथा उसने हाथ की मोहरें बनाई तथा अर्जुन केलोरा को शीघ्रता से नष्ट करने पर तुले हुए क्रूर मियास्मिक सर्पों की एक लहर छोड़ दी। जियो शियुए का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह अर्जुन केलोरा के कौशल को अविश्वास से देख रही थी। उसके उत्कृष्ट चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिख रही थी।
यद्यपि वे अपनी यात्रा के दौरान एक दूसरे को बहुत करीब से जानते थे, फिर भी उन्होंने महसूस किया था कि अर्जुन केलोरा उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था। उसके अंदर रहस्य और गहरी बातें छिपी थीं। हालांकि उसने कोई जिज्ञासा नहीं की, क्योंकि किस साधक के पास सौभाग्यपूर्ण अवसरों और छिपी हुई क्षमताओं का अभाव होता है। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन केलोरा का भेष इतना गहरा है, एक दूसरे दर्जे की कठपुतली और यहाँ तक कि एक ताबीज खजाने का अनावरण। विशेष रूप से जब अर्जुन केलोरा ने ताबीज खजाने को सक्रिय किया तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे स्पष्ट रूप से यह अनुभव करने की अनुमति दी कि उसका क्यूई शोधन क्षेत्र भी उसके समान ही पूर्ण परिणति पर पहुंच गया है। अर्जुन केलोरा के दुर्जय कौशल को देखकर अकेले भागने के साधन होने के बावजूद खुद को प्रकट करने और उसे बचाने के लिए लड़ने की उसकी इच्छा ने जियो शियू के दिल में अपरिचित भावनाओं को जगा दिया। लेकिन अब इन भावनाओं पर सोचने का समय नहीं था। अपनी थैली से उसने एक सुनहरा ताबीज निकाला। इसमें आध्यात्मिक शक्ति भरकर जियो शियू ने एक स्वर्णिम तलवार प्रकट की जो भयानक शक्ति से भरी हुई थी। स्पष्ट रूप से एक और ताबीज खजाना। एक और ताबीज का खजाना। लाल वस्त्र पहने युवक की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा धुंधला हो गया। उन्होंने ऐसे निम्न क्यूई रिफाइनरों के पास सुरक्षात्मक खजाने होने की उम्मीद की थी, लेकिन दो ताबीज खजाने की उपस्थिति एक अप्रत्याशित चर थी। लेकिन वे तो बस क्यूई शोधक हैं। अगर वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकते तो ताबीजों का खजाना होना कोई मायने नहीं रखता। उसने उपहास करते हुए अपने कमरबंद से एक काला कवच निकाला और उसे पहन लिया। यदि वह सावधान नहीं रहा तो दो सक्रिय ताबीज खजाने उसे भी घायल कर सकते थे। चीखे चीखे चीखे। इसके साथ ही 9 क्रूर मियास्मिक सर्पों ने अर्जुन केलोरा पर अथक क्रोध के साथ हमला किया। जैसे ही अर्जुन केलोरा ने स्वर्ण ईंट ताबीज खजाने को बढ़ाने में अपना प्रयास लगाया, उसने सांपों को देखते ही अपनी उंगलियों के कौशल से अपने सर्वोच्च श्रेणी के बिजली फ्लैश ताबीज को सक्रिय कर दिया। वर्तमान में दूसरे दर्जे की कठपुतली को नियंत्रित करते हुए ताबीज के खजाने का उपयोग करते हुए वह उच्च श्रेणी के ताबीज का उपयोग नहीं कर सकता था। उनके आदेश के तहत दूसरी श्रेणी की कठपुतली ने सफेद तलवार से टकराते हुए अचानक अपनी पीठ पर लगे 5 भालों को आसमान की ओर उछाल दिया। स्विश स्विश स्विश। गरजती बिजली की तरह 5 भाले 5 काले चमकते हुए चमक में बदल गए और 9 मायास्मिक सर्पों पर अपना रोष प्रकट किया। बूम बूम बूम। प्रत्येक भाला एक फाउंडेशन स्थापना हमले के बल के साथ प्रहार करता था तथा भयंकर गड़गड़ाहट की श्रृंखला के साथ विषैले सर्पों से हिंसक रूप से टकराता था। फिर भी उस टक्कर में अर्जुन केलोरा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कठपुतली के केंद्र में मध्यम श्रेणी का आत्मा पत्थर उग्र रूप से जल रहा था, जो अथक हमले के खिलाफ अपने हमले को बनाए रखने में असमर्थ था। मुझे इसे तुरंत खत्म करना होगा। अर्जुन केलोरा जानता था कि वे इस लड़ाई को और लंबा नहीं खींच सकते। उसके दुश्मन के आकस्मिक हमले ने उसे पहले ही अपने सारे संसाधन खर्च करने पर मजबूर कर दिया था। लटके हुए ईंट के ताबीज खजाने की पहाड़ जैसी सुनहरी चमक को देखते हुए अर्जुन केलोरा ने अपने आध्यात्मिक इरादे पर ध्यान केंद्रित किया और इस गहन खजाने को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। बूम। एक ऊंची चोटी के समान विशाल चमकदार सुनहरी ईंट लाल वस्त्र पहने अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण युवक की ओर गिर रही थी। टस। टूटते हुए ताबीज के अदम्य हमले का सामना करते हुए युवक ने उसे कम आंकने का साहस नहीं किया और धीमी आवाज में चिल्लाया। लाल फीनिक्स का पल तेजी से ऊपर घूम रहा था, जिससे एक ज्वलंत लाल चमक निकल रही थी जो नीचे उतरते हुए सुनहरे पहाड़ से मिलने के लिए प्रचंड लपटों की तरह फूट रही थी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। दोनों खजाने इच्छाओं के एक विस्फोटक टकराव में टकरा गए। स्वर्ण और लाल ऊर्जाएं ऊपर एक गतिरोध में बंद हो गईं। उस क्षण जियो शिवे का अपना ताबीज खजाना एक सुनहरी तलवार फूट पड़ी। अपनी पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत होकर भयानक तलवार तुरंत लाल वस्त्रधारी युवक की ओर झपटी। स्वर्ण ईंट के विरुद्ध चिंतित युवक ने आती हुई तलवार को देखा और अपनी बेल्ट पर थपथपाकर बाघ के आकार की कठपुतली को बुलाया। श्लिक। एक क्षण में ही सुनहरी तलवार बाघ की कठपुतली में घुस गई और उसका मूल भाग चकनाचूर हो गया। फिर भी युवक ने एक साथ रक्त लाल कैंची छोड़ी जो एक गहरे लाल ड्रैगन में बदल गई तथा सुनहरे ब्लेड से हिंसक रूप से टकराए। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। तलवार और ड्रैगन के बीच लगातार वार पलटवार हुआ। अब एक साथ दोयम दर्जे की कठपुतली और दो ताबीजों का सामना करते हुए लाल वस्त्रधारी युवक में भी तनाव के लक्षण दिखाई देने लगे। उसने महसूस किया कि जियाओ शियायू अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है। उसकी शुरुआती घबराहट और आत्मिक आक्रमण ने उसके आध्यात्मिक भंडार को पहले ही समाप्त कर दिया था। अपने ताबीज के खजाने को बेतहाशा बढ़ाने से जो थोड़ा बहुत वह जुटा पा रही थी वह भी खत्म हो गया। अर्जुन केलोरा से निपटने से पहले जियो शियू को नष्ट करने का संकल्प करते हुए उसने अपनी सफेद तलवार को, जो द्वितीय श्रेणी की कठपुतली के साथ युद्ध में फंसी हुई थी, अचानक रूपांतरित होकर उस पर हमला करने का निर्देश दिया। बाहर देखो। ये देखकर अर्जुन केलोरा ने तुरंत चेतावनी देते हुए चिल्लाया और उसने आने वाली तलवार को रोकने के लिए दूसरे दर्जे की कठपुतली को तैयार किया। हालांकि नौमियास्मिक सर्प चकनाचूर होने के बाद भी लगातार पुनः बनते रहे, जिससे कठपुतली को रक्षात्मक स्थिति में रहना पड़ा। उफ। जियाओ शियायू का पीला चेहरा विकृत हो गया जब उसने अपनी ओर आती घातक तलवार देखी। दांत पीसते हुए उसने अपने गुकिन के तारों पर मुंह भर ताजा खून थूक दिया। टिंग।
गुकिन हवा में उठ गया, उसके रक्तरंजित तार अपने आप झंकृत हो गए तथा ध्वनि में ब्लेड क्यू की लहर के बाद लहर फूटने के साथ ही एक गड़गड़ाहट भरी लय के साथ गूंजने लगे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, एकदम सफेद तलवार और गुकिन हिंसक रूप से टकराए। जियो शियुए का रंग और भी फीका पड़ गया। साथ ही दाववादी लूक, तुम्हें भाग जाना चाहिए, वह चिल्लाए। वो बता सकती थी कि अर्जुन केलोरा की छुपी हुई क्षमताओं, उसकी द्वितीय श्रेणी की कठपुतली और ताबीज के खजाने के बावजूद ये फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञ कोई साधारण दुश्मन नहीं था, वे पराजित थे। आगे भी ऐसा ही करने से उनकी मृत्यु ही होगी। अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करते हुए उसने अर्जुन केलोरा को भागने का अवसर देने के लिए सुनहरी तलवार को ईंधन दिया। ब्लेड ने शानदार सुनहरी चमक के साथ फटते हुए हिंसक रूप से वार किया, जिससे लाल बार ड्रैगन के रूप में एक गहरा घाव हो गया। ड्रैगन रक्त लाल कैंची के एक जोड़े में बदल गया जो जमीन पर गिर गया, जबकि मंद होती सुनहरी तलवार ने लाल वस्त्र पहने युवक की ओर अपना घातक प्रक्षेपवक्र जारी रखा। बाद वाले ने अपने क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक हथियार को देखकर ठंडे स्वर में उपहास किया और हाथ की मोहरें बना दी। उसके कवच से अशुभ काली रोशनी निकली। जैसे ही रक्त लाल कैंची वापस ऊपर उठी, अपने भयावह ड्रैगन रूप को पुनः प्राप्त कर सुनहरे ब्लेड से टकराने लगी। हालांकि पहले की तुलना में ये काफी कम हो गई थी। ये देखकर अर्जुन केलोरा ने लाल वस्त्र पहने युवक की घटती ताकत का अनुमान लगाया। दूसरे दर्जे की कठपुतली को आगे बढ़ने का आदेश देते हुए स्वर्ण ईंट के ताबीज में अपना पूरा प्रयास जारी रखते हुए उसकी छाती के भीतर खजाने की हड्डी धड़क उठी और वह अपना अंतिम तुरुप का पत्ता दिखाने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है। लाल वस्त्रधारी युवक का चेहरा कठपुतली के आक्रमण से काला पड़ गया। यद्यपि वे केवल क्यूई शोधक थे, अर्जुन केलोरा और शियाओ शियुए के ताबीज खजाने ने आश्चर्यजनक शक्ति को उजागर किया, विशेष रूप से स्वर्ण ईंट जिसने उनके आध्यात्मिक भंडार को खत्म करते हुए उनके जन्मजात आध्यात्मिक हथियार को बांध दिया। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने हाथ की मोहरें बनाई और अपनी छाती पर प्रहार किया, जिससे ऐसी विकट परिस्थितियों में हथियार चलाने में महारत हासिल करने के लिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति के एक हिस्से को मोड़ने की एक गुप्त तकनीक सक्रिय हो गई। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तुरंत ही एक बैंगनी घंटी के आकार का जादुई हथियार प्रकट हुआ जो शून्य में धीरे धीरे हिल रहा था और एक मनमोहक, मन को सुन्न कर देने वाली झनकार निकाल रहा था। इस भयानक ध्वनि के कारण अर्जुन केलोरा और शियाओ शियुए का आध्यात्मिक ध्यान क्षण भर के लिए डगमगा गया, जिससे वे चक्कर और भ्रमित हो गए। स्पष्टतः युवाओं ने अपना पूरा ध्यान ताबीज के खजाने को नियंत्रित करने पर केंद्रित कर लिया था तथा उन्हें नष्ट करने के अवसर का लाभ उठा रहे थे। श्लिक, जैसे ही द्वितीय श्रेणी की कठपुतली पास आए, उसकी काली सुनहरी तलवार ने लाल वस्त्र पहने युवक पर भयंकर वार किया। वह स्वयं शरीर साधक नहीं था, इसलिए उसने ऐसे नजदीकी हमलों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसके कवच से निकलती अशुभ रोशनी ने एक भूतिया ढाल का रूप ले लिया और हमले को विफल कर दिया। लगातार बैंगनी घंटी बजती रही। इसकी बजती हुई ध्वनि ने अंततः तनावग्रस्त जियो शियु को पूरी तरह से बेहोश कर दिया। अब समय आ गया है। अर्जुन केलोरा की आंखें चमक उठी। उन्हें एहसास हुआ कि लाल वस्त्र पहने युवक अपनी सीमा तक पहुंच गया था। जियाओ शियाओं के समर्थन के बिना और देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। कोई भी राहत इस मौके को छीन लेती। उन्होंने तेजी से अपनी आत्मा की थैली को थपथपाया, जिससे 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट बाहर आ गया, जिसे उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक पाला था, जो अभी भी अपने लावा चरण में था और उसमें कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं हुई थी। फिर भी जब तक यह इस समय अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। अर्जुन केलोरा ने रेशम के कीड़े को गुप्त रूप से तैयारी करने का संकेत दिया, जबकि उसने अपना पूरा ध्यान स्वर्णीट के ताबीज पर केंद्रित किया तथा उस बहुमूल्य हड्डी को बाहर निकाला जिसे उसने वर्षों से अपने काले ड्रैगन जादुई मनके में संजोकर रखा था। दहाड़, शून्य में एक भयंकर चीख गूंज उठी जब अर्जुन केलोरा की छाती से काली चमक की धारें एक प्रचंड नदी की तरह बह निकली और उनमें से भारी शक्ति निकल रही थी। ये बदमाश कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहा है? इसके पास कोर फॉर्मेशन आभा कैसे है? और एकमात्र क्यूई रिफाइनर के रूप में जिसने पहले से ही एक ताबीज खजाने को सक्रिय कर दिया है, वह ऐसी शक्ति कैसे मुक्त कर सकता है? लाल वस्त्र पहने युवक घबराकर चिल्लाया। बूम! अगले ही क्षण काली धुंध में लिपटा हुआ एक भयावह बार ड्रैगन धरती को हिला देने वाली गर्जना के साथ अर्जुन केलोरा की छाती से अशुभ रूप से टिमटिमाता हुआ फूट पड़ा। आखिर ये क्या तकनीक है? ये बच्चा तो साफ तौर पर क्यूई रिफाइनर ही है। सामने से आती हुई भयावह अभिव्यक्ति को देखकर लाल वस्त्र पहने युवक की अभिव्यक्ति अज्ञानता के कारण जम गई। एक क्यूई रिफाइनर जो पहले से ही पूरी क्षमता से एक ताबीज खजाने को प्रवाहित कर रहा है, एक फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञ को टक्कर देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता है? रोआ! इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, काली धुंध से ढकी दुष्ट ड्रैगन आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। उसकी दमनकारी आभा ने उसके शरीर को भारी कर दिया और उसकी आध्यात्मिक चमक को मंद कर दिया। जब ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीट को शुरू में सक्रिय किया गया था, तो स्याही जैसी चमक का विस्फोट भौतिक रूप को वश में कर सकता था और आत्मा को प्रदूषित कर सकता था। इस दुष्ट ड्रैगन आत्मा में स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रभाव थे। अपनी गतिरोध को मुश्किल से कायम रखते हुए लाल वस्त्रधारी युवक उस काली धुंध के विरुद्ध कोई प्रतिरोध नहीं कर सका जो उसे निगल रही थी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट।
बार ड्रैगन की दुष्ट आत्मा लाल रंग के युवक को निगलने वाली थी, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी जिससे पूरा शून्य कांप रहा था और विस्फोट हो रहा था। आह! लहरों में एक तेज चीख गूंज उठी। हे! इस शक्तिशाली प्रहार से अर्जुन केलोरा का चेहरा भी पीला पड़ गया और उसकी छाती में हल्का दर्द होने लगा। लाल रत्न के माध्यम से जो सुनहरी ईंट से टकराया था, वह जानता था कि लाल वस्त्र पहने युवक अभी पूरी तरह से नहीं मरा था। जाना। अर्जुन केलोरा ने 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट को आदेश दिया ताकि प्रतिद्वंद्वी के पास अभी भी कुछ ताकत बची रहे। साथ ही वह अपने मन से स्वर्ण ईंट को नियंत्रित करता रहा। इस क्षण में वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लाल रत्न की शक्ति तेजी से कम हो रही थी और यह हर सेकंड कमजोर होता जा रहा था। इससे पता चलता है कि लाल रंग के कपड़े पहने युवक की हालत बहुत खराब थी और वह विरोध करने में असमर्थ था। रंबल रंबल रंबल। जैसे ही गोल्डन ब्रिक ने रेड फीनिक्स पंथ के रत्न को दबाना जारी रखा, फ्लड ड्रैगन की आत्मा से रक्त लाल प्रकाश फूट पड़ा। वह लाल रंग का युवक था। इस समय उसका काला कवच टूटा हुआ और फटा हुआ था और वह अस्त व्यस्त और असहाय लग रहा था। आह! मेरा इंतजार करो, मैं अपना बदला लूंगा। लाल वस्त्र पहने युवक ने ये कठोर शब्द उगल दिए तथा किसी गुप्त तकनीक का उपयोग करके भागने का इरादा किया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, हवा में तैरती हुई सुनहरी ईंट अचानक पहाड़ की तरह उस पर दबाव डालने लगी और उसे कुचलने लगी। फफ! उसी समय एक सुनहरा धागा तीर की तरह निकला जो उसके माथे को छेदता हुआ एक खूनी छेद बना गया। ये 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट था। अगले ही क्षण सुनहरी ईंट भी गिर गई जिससे लाल फीनिक्स पंथ का रत्न और लाल वस्त्र पहने युवक एक साथ दब गए। अर्जुन केलोरा ने यह देखा और जल्दी से जियोशियू के नाजुक शरीर को पकड़ लिया और तेजी से नीचे उतरने के लिए उड़ने वाले जादुई हथियारों को नियंत्रित किया। गड़गड़ाहट। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ सुनहरी ईंट सीधे युवक पर गिर पड़ी जिससे जमीन जोर से हिलने लगी। हे! इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक फाउंडेशन स्थापना महान मास्टर हैं, इसे मारना वास्तव में कठिन है। मेरी खजाने की हड्डी कई सालों से पोषित है और ये तावीज खजाने के पूरे जोर के प्रहार से कमजोर नहीं है। ये कमाल की बात है कि मैंने उसे भागने नहीं दिया। अर्जुन केलोरा को यह एहसास हो गया कि 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट के प्रहार से प्रतिद्वंद्वी की जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। सुरक्षा के लिए उन्होंने गोल्डन ब्रिक से एक और वार किया। सुनहरी ईंट के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि लाल कपड़े पहने युवक, जिसे नीचे दबाया जा रहा था, पूरी तरह से अपनी जीवन शक्ति खो चुका था। हालांकि अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए अर्जुन केलोरा ने 3 उच्च श्रेणी के तावीज और 1 शीर्ष श्रेणी के तावीज निकाले और उन्हें गोल्डन ब्रिक के चारों ओर व्यवस्थित कर दिया। समाप्त करने के बाद अर्जुन केलोरा ने सूक्ष्मता से अपना मन घुमाया और गोल्डन ब्रिक धीरे धीरे ऊपर उठ गई। गड्ढे में लाश को देखकर अर्जुन केलोरा को आखिरकार राहत महसूस हुई। सुनहरी ईंट, जो एक छोटे पहाड़ की तरह हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे सिकुड़ गई और अपने ताबीज के रूप में वापस आ गई और अर्जुन केलोरा के हाथ में वापस आ गई। हालांकि इस समय ताबीज बहुत धुंधला था और यहाँ तक कि ताबीज का कागज भी थोड़ा क्षतिग्रस्त लग रहा था। यह ताबीज संभवतः एक बार और इस्तेमाल के बाद नष्ट हो जाएगा। अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में धुंधले सुनहरे ईंट के ताबीज को देखा और मन ही मन सोचा, इस स्वर्ण ईंट ताबीज का कई बार उपयोग किया जा चुका था और इसकी बहुत सारी शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। हाल ही में हुई लड़ाई हालांकि छोटी थी, लेकिन इसमें उनकी पूर्ण शक्ति सक्रियता के तहत बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई थी। अगर यह फाउंडेशन स्थापना मास्टर एक गरीब आदमी है तो इस बार मेरा भाग्य खराब होगा। अर्जुन केलोरा ने सुनहरी ईंट से बने गड्ढे को देखा जिसमें लाश और बिखरे हुए खजाने थे और एक आभरी। हालांकि इसकी संभावना अधिक नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी के लाल रत्न, सफेद तलवार और रक्त रंग की कैंची को देखते हुए वे सभी बहुत मूल्यवान थे। अर्जुन केलोरा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, कहीं ऐसा न हो कि लड़ाई का शोर लोगों को आकर्षित कर ले। जियोशियू के नाजुक शरीर को पकड़े हुए उसने लाश सहित चारों ओर बिखरे खजाने को उठाया और जल्दी से वहां से चला गया। आधे घंटे बाद अर्जुन केलोरा को पहाड़ में एक गुफा मिली। उसने जियो के शरीर को नीचे रख दिया। उन्होंने अपने स्टोरेज बैग से हेवनली कर्टेन 5 एलिमेंट्स एरे निकाला और उसे स्थापित कर दिया। इस संरचना में दुश्मनों को फंसाने और आभा को अलग करने का प्रभाव था और यह बहुत उपयोगी था, इसलिए अर्जुन केलोरा हमेशा इसे अपने साथ रखता था। संरचना स्थापित करने के बाद अर्जुन केलोरा ने अपने भंडारण बैग से एक रिकवरी गोली निकाली और खुद पर एक उपचारात्मक तावीज का इस्तेमाल किया जिससे उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। फिर उन्होंने जियोशियाओं की हालत की जांच की। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे केवल मानसिक क्षति और आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी हुई थी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अर्जुन केलोरा ने प्रारंभिक निर्णय लिया और फिर उसे उपचार की गोली खिलाई। फिर उसने उस पर एक उपचारात्मक ताबीज का प्रयोग किया। तुरंत ही उसका पीला चेहरा काफी बेहतर दिखने लगा। क्यूई शोधन और फाउंडेशन स्थापना चरणों में आध्यात्मिक ऊर्जा और जादुई शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन के अलावा एक और बड़ा अंतर है जो कि दिव्य भावना है। फाउंडेशन स्थापना मास्टर्स में एक दिव्य भावना होती है जो उन्हें युद्ध और साधना में बहुत बड़ा लाभ देती है।
यदि पीच ब्लॉसम गू न होता जिसने मुझे दैवीय इंद्रिय हमले का प्रतिरोध करने में मदद की, तो मैं भी जियाओ जियुए की तरह मानसिक क्षति के साथ समाप्त हो सकता था। अर्जुन केलोरा ने जियो शियुए की स्थिति को देखा और महसूस किया कि इस संबंध में क्यूई रिफाइनिंग का फाउंडेशन स्थापना से कोई मुकाबला नहीं था। यहां तक कि ताबीज के साथ भी दैवीय हमले से बचाव करना कठिन था। यदि उसके पास पीच ब्लॉसम गू नहीं होता तो वह भी प्रभावित हो सकता था। हालांकि अर्जुन केलोरा को अभी अभी एहसास हुआ कि पीच ब्लॉसम गू का ये प्रभाव था। इसके बाद अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंदर की ओर देखा, अपने माथे पर पीच ब्लॉसम गू की स्थिति की जांच की। यह अपेक्षाकृत मुरझाया हुआ था, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यह सामान्य बात थी। आखिरकार यह एक स्वर्गीय आत्मा गू था और पीच ब्लॉसम गू तेजी से बढ़ रहा था। उसके समृद्ध रोमांटिक भाग्य के तहत यह पहले से ही प्रथम परिवर्तन की सीमा तक बढ़ गया था। यदि अर्जुन केलोरा के साधना प्रतिबंध न होते तो ये पहले ही दूसरे परिवर्तन तक पहुंच चुका होता। ये देखते हुए कि जियो शियुए कुछ देर तक नहीं जागेगी, अर्जुन केलोरा ने लाल वस्त्रधारी युवक का भंडारण बैग और कमरबंद ले लिया। वह युद्ध की लूट का माल छांटने लगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे इससे बहुत कुछ मिलेगा। अर्जुन केलोरा ने स्टोरेज कमरबंद और बैग को देखा और थोड़ा आशान्वित महसूस किया। आखिरकार लाल वस्त्र पहने वह युवक कोई साधारण फाउंडेशन स्थापना मास्टर नहीं लग रहा था। उसके पास कुछ धन होना चाहिए। इस समय 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम का कीड़ा अर्जुन केलोरा के चारों ओर उड़ रहा था। उसके नाजुक पंख फड़फड़ा रहे थे और उससे खूनी आभा निकल रही थी। आगे बढ़ो। अर्जुन केलोरा स्वाभाविक रूप से समझ गया कि 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट का क्या मतलब है और वह हंस पड़ा। उसने लाल वस्त्रधारी युवक के शरीर को जलाया नहीं था, बल्कि उसे 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट के लिए छोड़ दिया था। आखिरकार ये 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट खून पीता था। लाल वस्त्रधारी युवक एक फाउंडेशन स्थापना मास्टर के रूप में एक समृद्ध शुद्ध रक्त था, जो 6 पंख वाले सुनहरे रेशम कीट के लिए एक महान टॉनिक होगा। अर्जुन केलोरा की अनुमति से 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम का कीड़ा तुरंत लाल वस्त्रधारी युवक के शरीर में घुस गया और भोजन करना शुरू कर दिया। क्या ये थोड़ा शैतानी नहीं है? अर्जुन केलोरा ने 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट के व्यवहार को देखा और अपनी जीभ चिटकाए। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, लेकिन ये तो बस संसाधनों का दुरुपयोग है। अगर मैंने इसे 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़े को नहीं खिलाया होता तो मैं इसे वैसे भी जलाकर राख कर देता। और इसके अलावा ये शैतानी से कोसों दूर है। मैंने पहले एक पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ राक्षसी साधक साधना के लिए सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिनमें मानव, राक्षसी जानवर और यहाँ तक कि मनुष्यों की 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं भी शामिल हैं। अर्जुन केलोरा ने आह भरते हुए कहा, सही और गलत में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इस्तेमाल किए गए तरीकों और तरीकों का है। उसने पहले भी एक किताब में सही और गलत के बीच के अंतर के बारे में पढ़ा था। यद्यपि यह विस्तृत नहीं था, फिर भी उनके पास एक सामान्य विचार था। ऐसा प्रतीत होता था कि आसुरी साधक साधना के लिए उच्च विधियों का प्रयोग करते थे, जिसके कारण उनकी साधना की गति और सफलताओं में अंतर आ जाता था। लेकिन कुल मिलाकर सही और गलत साधकों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। मेरा देवर, जो मेरे लिए भाई जैसा है, लगता है शैतानी रास्ते पर चल पड़ा है। मुझे नहीं पता कि अब उसका क्या हुआ होगा, या वो जिंदा भी है या नहीं। अर्जुन केलोरा को अचानक अपनी पत्नी क्व झेन के भाई क्व चांगसो के बारे में याद आया। वह नहीं जानता था कि इतने वर्षों के बाद उसके बहनोई का क्या हुआ होगा, जो राक्षसी मार्ग पर चल पड़ा था। आखिरकार जियांग देश में राक्षसी साधकों के लिए समय आसान नहीं था। इसके बारे में सोचना जारी न रखते हुए अर्जुन केलोरा ने भंडारण कमरबंद की जांच शुरू कर दी। इतने सारे आत्मिक पत्थर और सामग्रियां। अर्जुन केलोरा ने तुरंत ही आत्मा पत्थरों और सामग्रियों का ढेर देखा और उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। उन्हें गिने बिना भी वह देख सकता था कि वहां बहुत सारे आत्मा पत्थर थे। वहां कई क्रिस्टल क्लियर मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर भी थे। यह क्या है? अर्जुन केलोरा ने एक क्रिस्टल फूलदान को देखा। अंदर आधी बोतल में लाल रेत जैसे क्रिस्टल थे, जो जैड की तरह चमक रहे थे। फूलदान और क्रिस्टल को देखकर ही अर्जुन केलोरा बता सकता था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। जब उसने फूलदान खोला तो उसे तुरंत एक प्रबल ज्वलंत आभा का अनुभव हुआ। प्रत्येक क्रिस्टल कण एक शानदार प्रकाश विकीर्ण कर रहा था। क्या ये किताबों में दर्ज कोर फॉर्मेशन स्पिरिट ऑब्जेक्ट हेवनली फायर क्रिस्टल के समान नहीं है? यदि यह वास्तव में एक कोर फॉर्मेशन स्पिरिट ऑब्जेक्ट हेवनली फायर क्रिस्टल है तो इसका मूल्य कम से कम 30,000 से 40,000 स्पिरिट स्टोन के बराबर है। अर्जुन केलोरा ने क्रिस्टल फूलदान को देखा, उसका चेहरा खुशी से भर गया और उसने उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। साधारण फाउंडेशन स्थापना आत्मा वस्तुओं की तरह जो कुछ हजार आत्मा पत्थरों के मूल्य के थे, कोर फॉर्मेशन आत्मा वस्तुओं का मूल्य 10 गुना अधिक था और वे बाजार में अमूल्य थे। अर्जुन केलोरा ने लूट का माल छांटना जारी रखा। साधारण सामग्रियों और जादुई हथियारों को देखकर अर्जुन केलोरा के दिल में कोई बड़ी लहर नहीं उठी। लाल फीनिक्स पंथ का सच्चा धर्म ग्रंथ, एक परिधीय स्तर की साधना पद्धति। लगता है यहाँ कुछ अच्छा है, एक परिधीय स्तर की साधना पद्धति। हालांकि साधना विधि अधूरी है और इसे केवल कोर फॉर्मेशन चरण तक ही विकसित किया जा सकता है।
इसके अंदर की 2 गुप्त तकनीकों पर बाद में शोध किया जा सकता है। अर्जुन केलोरा को भंडारण कमरबंद से खेती के तरीकों के साथ कुछ जेड स्लिप्स मिली। मोटे तौर पर देखने पर उन्होंने पाया कि वे उन्नत स्तर की साधना पद्धतियां और आध्यात्मिक विरासत थी। केवल लाल फीनिक्स पंथ के सच्चे धर्मग्रंथ ने ही अर्जुन केलोरा की रुचि जगाए। क्या ये जादुई खजाने वाला भ्रूण है? अर्जुन केलोरा ने एक छोटी काली लाल कड़ाही भी देखी जिसे उन्होंने उठाकर जांचा। छोटे से कड़ाही में केवल एक खुरदरी रूपरेखा थी, बिना किसी नक्काशी या पैटर्न के, एक खुरदरे भ्रूण की तरह। हालांकि छोटे कड़ाही की सामग्री और आभास से अर्जुन केलोरा, जिसने कई चीजें देखी थी, को हल्का सा एहसास हुआ कि यह एक जादुई खजाना था। लेकिन यह जादुई खजाना भ्रूण ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीट से बहुत ही घटिया था, जिससे अर्जुन केलोरा को संदेह हुआ कि यह एक जादुई खजाना भ्रूण था। अर्जुन केलोरा के ज्ञान के अनुसार अधिकांश साधकों के जादुई खजाने दुर्लभ और कीमती सामग्रियों के माध्यम से बनाए गए थे, जिन्हें फिर एक भ्रूण में परिष्कृत किया गया और धीरे धीरे एक जादुई खजाने में पोषित किया गया। इसका अच्छा प्रभाव पड़ा, जिससे साधक को फाउंडेशन स्थापना चरण के दौरान जादुई खजाने के भ्रूण को नियंत्रित करने की अनुमति मिली। और जादुई खजाने के भ्रूण को पहले से पोषित करके एक बार जब वे कोर फॉर्मेशन चरण में पहुंच जाते हैं, तो जादुई खजाना सीधे आकार ले लेता है, जिससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। क्या यह हो सकता है कि यह लाल वस्त्रधारी युवक अंतिम चरण का फाउंडेशन स्थापना साधक था? अन्यथा उसके पास कोर फॉर्मेशन स्पिरिट ऑब्जेक्ट और जादुई खजाना भ्रूण सहित इतनी कीमती वस्तुएं कैसे हो सकती थी? अर्जुन केलोरा ने 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़े द्वारा खाए जा रहे शव को देखा और मन ही मन सोचा, आखिरकार एक साधारण फाउंडेशन स्थापना साधक के पास इतनी कीमती वस्तुएं नहीं होंगी। हालांकि युद्ध की लूट को साफ करने के बाद अर्जुन केलोरा को थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उसने लाल वस्त्रधारी युवक के भंडारण बैग से 6 द्वितीय श्रेणी के उच्च कोटि के तावीज, एक स्वर्गीय वज्रमन का, एक सफेद हड्डी का तीर तथा अन्य खजाने भी निकाल लिए थे। वह जानता था कि उसके पास कई छिपे हुए कार्ड हैं। यदि उन्होंने शुरू से ही पूरी ताकत के साथ उसका और जियोशियू का सामना किया होता, तो उनके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं होता। उनके पास तावीज खजाने को बाहर निकालने और उसे दबाने का समय नहीं होता। यह अभी भी वही सिद्धांत है, एक शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है, वरना कौन जाने कब हम नाले में पलट जाएं। अर्जुन केलोरा ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। उसने छोटी कड़ाही को एक तरफ रख दिया और लूट का माल साफ करना जारी रखा। ये जादुई खजाने वाला भ्रूण मेरे लिए बहुत काम का नहीं है, ये बस एक मूल्यवान पदार्थ है, सिवाय इसके कि इसका उपयोग भविष्य में 100 खजाने की शोधन शारीरिक तड़का तकनीक को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। आखिरकार एक जादुई खजाने वाला भ्रूण भी एक जादुई खजाना ही है, और इसका उपयोग मेरे शरीर को संघनित और परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। अब चलो लूट का माल साफ करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 128 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, 3894 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, एक संदिग्ध कोर संरचना आध्यात्मिक वस्तु, एक फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तु, एक जादुई खजाना भ्रूण, 4 आध्यात्मिक हथियार, लेकिन एक क्षतिग्रस्त है और एक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, मूल रूप से बेकार है। केवल 100 खजाना शोधन शरीर तड़के तकनीक को परिष्कृत करने के लिए अच्छा है। 2 उच्च श्रेणी के जादुई हथियार, 3 शीर्ष श्रेणी के जादुई हथियार, एक उड़ने वाली नाव, एक स्वर्गीय थंडर बीड और एक दीर्घायु गोली। इन सभी गोलियों, ताबीजों और सामग्रियों को जोड़ने पर कुल मूल्य लगभग 100,000 स्पिरिट स्टोन है। सारा माल साफ करने के बाद अर्जुन केलोरा ने लूटे हुए माल को देखा, उसकी कीमत का अंदाजा लगाया, एक गहरी सांस ली, फिर एक लंबी आह भरी। ये लूट अब तक की उसकी सबसे बड़ी लूट थी। इससे पहले उसे सबसे बड़ी लूट को कबीले के 5 बुराइयों से मिली थी, और वह मेंग शियाओचान की 2 नींव स्थापना आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ केवल 10,000 से ज्यादा आत्मिक पत्थर थे। लेकिन अब अकेले इस एक व्यक्ति से मिली लूट का मूल्य सीधे तौर पर 100,000 से ज्यादा आत्मिक पत्थर था। इस धन ने अर्जुन केलोरा को और भी अधिक जागरूक कर दिया कि यह व्यक्ति सरल नहीं था। पहले की स्थिति को देखते हुए उसे जियाओजियू को निशाना बनाना चाहिए था, उसे जीवित पकड़ना चाहिए था। अर्जुन केलोरा ने जियोशियुए को देखा, जो अभी भी बेहोश था, और अपनी जीभ चिटकाए। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला सरल नहीं था, ये जानने के लिए कि जियोजियुए ब्लू क्लाउड संप्रदाय का एक कोर फॉर्मेशन सच्चा शिष्य था। अब एक फाउंडेशन स्थापना साधक को शियाओ की पहचान पता थी, और फिर भी वह उसे पकड़ने आया, जिससे उसे लगा कि चीजें सरल नहीं थीं। अफसोस, वास्तव में जितना अधिक उलझा हुआ है उतना ही अधिक कर्म है। अर्जुन केलोरा ने अपना सिर हिलाया, लूट का सामान एक तरफ रख दिया और अपनी कठपुतली द्वारा इस्तेमाल किए गए पत्थरों के स्थान पर 7 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकाल लिए। पिछली लड़ाई में इस द्वितीय श्रेणी की कठपुतली को कोई क्षति नहीं हुई थी, लेकिन स्पिरिट स्टोन की खपत बहुत अधिक थी और अंदर के 10 स्पिरिट स्टोन लगभग समाप्त हो गए थे, जिसमें से 7 स्पिरिट स्टोन जल गए थे। जब मैं वापस आऊंगा तो कुछ और कठपुतलियां बनाऊंगा, अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। जो सामग्री उसने प्राप्त की थी उससे वह लगभग द्वितीय श्रेणी की कठपुतली बना सकता था। लेकिन अगले ही पल अर्जुन केलोरा ने अपना सिर हिला दिया। सबसे जरूरी काम अभी भी साधना ही है।
वरना मेरी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ भले ही मेरे पास कई कठपुतलियां हों, मैं उन्हें एक साथ नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। पिछली लड़ाई में अर्जुन केलोरा को भी इस पहलू में अपनी कमियों का स्पष्ट एहसास हुआ था। युद्ध के दौरान एक कठपुतली का संचालन करना पहले से ही उसकी सीमा थी। यदि उसे कई कठपुतलियों को नियंत्रित करना पड़े तो उसे अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। मन और आत्मा के लिए अधिकांश साधना विधियां केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सीखी जा सकती हैं। ये पहलू भी अत्यावश्यक है जब तक कि प्रणाली मेरे लिए कोई साधना विधि न निकाल ले। अर्जुन केलोरा ने एक हल्की आह भरी, 2 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन पकड़े और अपनी चोटों से उबरने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। अगले दिन अर्जुन केलोरा ने जियोशियाओं को देखा जो अभी भी बेहोश थी। ये देखकर कि उपचार ताबीज का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है, उसने दूसरा ताबीज निकाला और उसका प्रयोग किया। जैसे ही ताबीज का प्रभाव जियोशियुए के शरीर में फैला, उसने एक हल्की आह की आवाज निकाली और जाग गई। दाओवादी जियाओ, तुम जाग रहे हो। जियोशियुए को जागते देख अर्जुन केलोरा ने तुरंत चिंता व्यक्त की और पूछा, दाओवादी लू, हम कहाँ हैं? उस फाउंडेशन स्थापना साधक का क्या? जियोशियुए उठकर बैठ गई, उस साधारण गुफा की ओर देखते हुए, और पूछा। उसे नहीं पता था कि वह भाग निकली है या लाल वस्त्रधारी युवक ने उसे बंदी बना लिया है। महत्वपूर्ण क्षण में मैंने अपने तुरुप के पत्ते को खत्म करने के लिए 2 तावीजों का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से उसे मारने में कामयाब रहा। अर्जुन केलोरा ने आह भरते हुए कहा। वह थोड़ा दुखी और खेदित लग रहे थे। बोलते हुए उसने जियाओ के कछुए के खोल, तलवार, बादल केप और तावीज लौटा दिए। यद्यपि वह लालची था, लेकिन वह इतना लालची नहीं था कि अपनी भावी पत्नी से ये छोटी छोटी चीजें ले ले। तुमने वास्तव में उसे मार डाला। जियोशियुए लगभग अविश्वसनीय था। इससे पहले हुई संक्षिप्त बातचीत में उन्हें पता चल गया था कि लाल वस्त्रधारी युवक कोई साधारण फाउंडेशन स्थापना साधक नहीं था। कम से कम वह एक मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना साधक थे। वह और अर्जुन केलोरा केवल तावीज की शक्ति से उसे दबाने में कामयाब रहे थे। लेकिन दमन और हत्या 2 बिल्कुल अलग अवधारणाएं थीं। वह दंग रह गई। फिर उसके पीले चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जो उसके सामान्य शांत और संयमित स्वभाव के विपरीत एक खिलते हुए हिमकमल की तरह थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताओवादी लू इतनी गहराई से छिपा होगा। वह जानती थी कि अर्जुन केलोरा में बहुत कुछ छिपा हुआ है। लेकिन दूसरे दर्जे की कठपुतली, तावीज और अर्जुन केलोरा की साधना को देखने के बाद वह पहले से ही बहुत हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन केलोरा इतनी गहराई से छिपा होगा। अब यह सुनकर कि अर्जुन केलोरा ने लाल वस्त्रधारी युवक को मार डाला था, उसे अर्जुन केलोरा के बारे में एक नई समझ मिली। अर्जुन केलोरा की थोड़ी सिकुड़ी हुई भौं देखकर जियोशियाओं को कुछ समझ में आया। जियोशियुए के होठों पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। ताओवादी लू, चिंता मत करो, हर साधक के अपने रहस्य होते हैं। जब हम रूई क्षेत्र शहर में थे तो मैंने महसूस किया कि आप सामान्य साधकों से अलग हैं और आपके पास कुछ छिपे हुए रहस्य होंगे। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, मैं शियुए अपने दाव हृदय से प्रतिज्ञा कर सकती हूँ और मैं कभी भी दाओवादी लू के मामलों को किसी को नहीं बताऊंगी। जियोशियु मूल रूप से एक चतुर व्यक्ति थी और सर्वोच्च विस्मृति तकनीक की साधना के बाद उसका दाव हृदय और भी अधिक स्पष्ट हो गया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने प्रतिज्ञा की कि वह इस मामले का जिक्र किसी और से नहीं करेगी। दाओवादी जियाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। अर्जुन केलोरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह जियोशियाओं के विचार से बहुत संतुष्ट था। आखिरकार उसने अपने ताबीज और साधना को उजागर कर दिया था, जो एक जोखिम भरा कदम था। उसने शुरू में सोचा था कि कैसे जियाओं को संकेत दिया जाए, लेकिन उसने बोलने की पहल कर दी थी। अगर ताओवादी लू न होते तो मैं खतरे में पड़ जाता। पहले ताओवादी लू ने मेरी साधना में मदद की थी और अब तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है। हालांकि तुमने आधार स्थापना साधक को मारने के लिए अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हें भी कुछ नुकसान हुआ होगा। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं। जियोशियुए की आंखें झुक गईं और वह धीरे से बोली। फाउंडेशन स्थापना साधक के साथ लड़ाई के दौरान उसके दिल में एक अजीब भावना प्रकट हुई थी। इस समय ये भावना उसके हृदय में तेजी से बढ़ रही थी। उसने इस भावना को दबाने के लिए सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का भी उपयोग नहीं किया, बल्कि इसे अपने हृदय में स्वतंत्र रूप से फैलने दिया। हे दाओवादी जियाओ, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। उस समय स्थिति ऐसी थी कि मैं तुम्हें छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था। अर्जुन केलोरा ने एक भान उठाए, ये भी देखा कि जियोशियाओं की अभिव्यक्ति बदल गई थी। उनकी लंबी बातचीत के माध्यम से वह जानता था कि जब जियोशियुए साधना करना बंद कर देगी तो उसका शांत और संयमित व्यवहार गायब हो जाएगा। एक बार जब वह साधना करना बंद कर देती तो वह तुरंत ही अपनी सामान्य शांत और संयमित अवस्था में लौट आती। लेकिन इस समय जियोशियु की अभिव्यक्ति पूरी तरह से अलग थी। इसने अर्जुन केलोरा को 10 साल पहले के जीवंत और मासूम जियाओ की याद दिला दी। इसके अलावा उन्होंने गौर से महसूस किया कि जियोशियुए का आत्मा पता बदलकर जियुए हो गया था। ये स्पष्ट था कि अब वह उसके बहुत करीब थी।
वह जानता था कि जीवन और मृत्यु का एक साथ अनुभव करना तथा किसी नायक द्वारा बचाया जाना स्नेह बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे ही शब्द गिरे, जियो शियायू का उत्कृष्ट पीला चेहरा झुक गया और उनके होंठ छू गए। अर्जुन केलोरा ने तुरंत अपने होठों से एक गर्म मीठी खुशबू फैलती हुई महसूस की। उसे हवा में एक ताजा मीठी खुशबू महसूस हुई। एक क्षण में वे दोनों चुंबन करने लगे। इस बार परी बहुत सक्रिय थी। अर्जुन केलोरा को एक अलग स्वाद का अनुभव कराना। एक पल के बाद अर्जुन केलोरा ने अपने आलिंगन से गर्म मुलायम जैद को मुक्त कर दिया। आखिरकार जंगल में अपने जुनून को नियंत्रण से बाहर जाने देना अच्छा नहीं था। इसके अलावा अभी भी एक बात थी जिसका समाधान किया जाना आवश्यक था। वह लाल वस्त्रधारी युवक था जो स्पष्ट रूप से जियाओ शियायू के लिए आया था। क्या दूसरे पक्ष के पास अभी भी कोई छुपी हुई चाल थी जिससे वह परेशानी खड़ी कर सके? दाओवादी जियो पहले वह आधार स्थापना साधक स्पष्ट रूप से आपको लक्ष्य बना रहा था और इस स्थिति में अर्जुन केलोरा ने अपने विचार व्यक्त किए। दूसरी पार्टी को मुझे निशाना बनाना चाहिए, मुझे पकड़ना चाहिए ताकि मेरे मालिक को धमकाया जा सके। जियो शियुए की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने सिर हिलाया। उसे भी समस्या का एहसास हुआ। अब देर करने का समय नहीं है, मैं वापस लौटने की तैयारी करूंगा और अपने मालिक को इसकी सूचना दूंगा। मैं अभी अपनी साधना स्थगित रखूंगा और इस मामले को सुलझाने के बाद मैं ताओवादी लू को खोजने के लिए किंजू पर्वत पर आऊंगा। जियो जियुए ने अपने होंठ भींचे और धीरे से बोली। वह ये भी जानती थी कि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है और अर्जुन केलोरा के साथ रहने से न केवल वह खुद खतरे में पड़ जाएगी बल्कि अर्जुन केलोरा को भी परेशानी में डाल सकती है। अगली बार हो सकता है कि वे इतने भाग्यशाली न हो। ठीक है, क्या तुम्हें मेरी ओर से विदा चाहिए? अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि ऐसी स्थिति में किसी के समर्थन पर भरोसा करना स्वाभाविक है। मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, धन्यवाद। दाओवादी लू, क्या आप फाउंडेशन स्थापना की तैयारी कर रहे हैं? जियो जियू ने पूछा। मुझे फाउंडेशन स्थापना की तैयारी करने से पहले अभी भी कुछ और वर्षों तक अपनी क्यूई को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। इस बिंदु पर अर्जुन केलोरा ने सच्चाई नहीं छिपाई। उन्होंने 1 वर्ष से भी कम समय पहले क्यूई शोधन के 9वें चरण को पार किया था और फाउंडेशन स्थापना के लिए तैयार होने से पहले उनकी आध्यात्मिक शक्ति को अभी भी कई वर्षों तक परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। ठीक है, मैं आपके द्वारा मामले को सुलझाने का इंतजार करूंगा और फिर फाउंडेशन स्थापना में ताओवादी लू की मदद करने के लिए वापस आऊंगा। जियो शियुए ने मीठी मुस्कान दी। उसकी आवाज में मिठास थी और फिर अर्जुन केलोरा को फिर से चूमने के लिए झुकी। अचानक आप इतने सक्रिय हो गए हैं। अर्जुन केलोरा ने देखा कि जियो शियुए आकाशीय क्रेन पर सवार होकर जा रही थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे जिससे अमर क्यूई की आभा फैल रही थी। उसने अपनी नाक रगड़ी और वह अभी भी अपनी उंगलियों में उस समृद्ध सुगंध को सूंघने में सक्षम था। वह स्पष्ट रूप से जियाओ जियुए के जागने के बाद उसमें आए परिवर्तन को महसूस कर सकता था। न केवल उसका स्वर और व्यवहार ठंडा और दूरी भरा हो गया था बल्कि वह अधिक सक्रिय भी हो गई थी। यह एहसास काफी सुखद था। मुझे भी वापस लौटना चाहिए। इस बार मैंने क्यूई शोधन और नींव स्थापना के बीच का अंतर देख लिया है। मुझे जल्दी से नींव स्थापना हासिल करनी होगी, अन्यथा ताबीज या खजाने की हड्डी के बिना अगर मेरा सामना फाउंडेशन स्थापना के महान गुरु से हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अर्जुन केलोरा ने एक लंबी आह भरी और अपनी छाती को रगड़ा जो अभी भी खजाने की हड्डी के प्रभाव से दर्द कर रही थी। इस खजाने की हड्डी ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था और उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन जियो शियुए का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वह फाउंडेशन की स्थापना में मेरी मदद करेगी? अर्जुन केलोरा को याद आया जब जियो शियुए ने उन्हें फाउंडेशन स्थापना में सहायता करने की पेशकश की थी। हालांकि जब उसने उससे इसके बारे में पूछा तो वह चुप रही और एक रहस्यमयी मुस्कान देकर आश्चर्यचकित हो गई। इससे अर्जुन केलोरा को आश्चर्य हुआ कि क्या वह फाउंडेशन स्थापना गोली या फाउंडेशन स्थापना में सहायता करने के लिए किसी गुप्त तकनीक का उल्लेख कर रही थी। लेकिन मेरे पास पहले से ही एक फाउंडेशन स्थापना गोली है। मेरी वर्तमान स्थिति में जब तक मैं क्यूई शोधन के चरम तक पहुंच सकता हूं, मुझे फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करने का लगभग 90% यकीन है। वह मेरी कैसे मदद कर सकती है? 90%। अर्जुन केलोरा ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी जीभ चिटकाए। वह गुफा से बाहर निकल गया, उसके बाद की स्थिति को संभाला और फिर अपने इस्पात पंख वाले बाज पर सवार होकर चला गया। 2 दिन बाद अर्जुन केलोरा किंगजू पर्वत पर लौट आया। उनकी पत्नियों लू मियाओयुन और लू मियाओहुआन और कुछ अन्य महिलाओं ने अर्जुन केलोरा को वापस आते देखा और उनसे पूछा कि वह इतने लंबे समय से नश्वर दुनिया में क्यों थे। विशेष रूप से लू मियाओहुआन, जो जन्म देने वाली थी, विशेष रूप से दुखी दिख रही थी, जिससे अर्जुन केलोरा को दोषी और क्षमाप्रार्थी महसूस हुआ। अर्जुन केलोरा ने बताया कि वह इतने लंबे समय से क्यों दूर थे। सभा के बाद मेरा एक दोस्त अभ्यास करने के लिए पहाड़ से नीचे चला गया, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए उनके साथ चला गया। बेशक अर्जुन केलोरा ने यह नहीं बताया कि वह उनके साथ कैसे आया था। आखिरकार अपनी पत्नियों के साथ ऐसे मामलों पर चर्चा करने से अर्जुन केलोरा को थोड़ा अजीब महसूस हुआ।
खासकर लू मियाओहुआन के साथ जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब लू मियाओयुन और को झेनझेन ने ये सुना तो उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। लेकिन जब लू मियाओयुन ने सुना कि नीले बादल संप्रदाय की शिष्या एक महिला थी तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसके पति के महिलाओं के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। जब भी वह उसे किसी अन्य महिला के साथ देखती तो उसे ऐसा लगता कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अर्जुन केलोरा को जियो शियाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने दिए। आखिरकार खेती की दुनिया में पारस्परिक संबंध महत्वपूर्ण थे। यदि अर्जुन केलोरा नीले बादल संप्रदाय के आंतरिक शिष्य के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सके तो यह अच्छी बात होगी। दूसरी ओर जियो शियाओं भी नीले बादल संप्रदाय में लौट आया था। वरिष्ठ बहन जियाओ, जूनियर सिस्टर जियाओ, वरिष्ठ जियाओ। रास्ते में कई नीले बादल संप्रदाय के शिष्यों ने जियो शियू को देखा और सम्मान के साथ उसका अभिवादन किया या उसे पुकारा। जियो शियू न केवल सुंदर और प्रतिभाशाली थी बल्कि एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति की शिष्या भी थी, जिसने उसे ब्लू क्लाउड संप्रदाय के भीतर एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। वह कई शिष्यों की नजरों में देवी के समान थी और कई लोग उनकी प्रशंसा करते थे। हालांकि जियो शियू को ठंडा और दूर रहने वाला भी माना जाता था। नीले बादल संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली शिष्यों ने जियो शियू को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया था। जियो शियू का चेहरा ऊंचे चंद्रमा की तरह ठंडा और दूर था, जिससे लोग उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने अभी भी दूसरों के अभिवादन का सरलता से जवाब देने की अपनी पुरानी आदत को कायम रखा। ये भी एक ऐसी बात थी जो कई शिष्यों को उनकी पसंद थी। जियो शियू ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, नीले बादल संप्रदाय में प्रवेश किया और इंद्रधनुष शिखर की ओर अपने बादल कदम जादुई हथियार पर सवार हो गई। वह शिखर पर स्थित एक भव्य हॉल में पहुंची। आदरणीय गुरुजी। जियो शियायू ने भव्य हॉल के सामने सम्मान से सिर झुकाया। भव्य दरवाजे खुल गए। शियुए, तुम वापस क्यों आए? क्या कुछ हुआ है? युन वानशान की आवाज गूंज उठी। वह जानती थी कि जियो शियू अभ्यास करने और सफलता पाने के लिए पहाड़ से नीचे गई थी, इसलिए यदि कुछ नहीं हुआ होता तो वह इतनी जल्दी वापस नहीं लौटती। लेकिन अब जियो शियू जल्दी से वापस आ गई थी और उसकी आभा कुछ हद तक अव्यवस्थित थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि कुछ हुआ होगा। मास्टर को रिपोर्ट करना। जियो शियू ने भव्य हॉल में प्रवेश किया और लाल वस्त्रधारी युवक के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन किया। हालांकि उसने विशिष्ट विवरण छुपाने का निर्णय लिया तथा कहानी को बदल दिया, जिससे ऐसा लगे कि वह भाग निकली थी। आखिरकार ये तथ्य कि दो क्यूई शोधन साधकों ने एक फाउंडेशन स्थापना महान गुरु को मार डाला था, काफी चौंकाने वाला था। विशेषकर इसलिए कि लाल वस्त्रधारी युवक कोई साधारण फाउंडेशन स्थापना साधक नहीं था और हो सकता है कि उसका स्वामी उसे जानता भी हो। युन वानशांग ने कहानी सुनी, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। उसके दिव्य सदृश चेहरे पर शीतलता का आभास था। जब वह बैंगनी आत्मा द्रव प्राप्त करने के बाद वापस आ रही थी तब लाल फीनिक्स पंथ के पुराने दानव ने उस पर हमला किया था, जिससे उसे संदेह हुआ था कि कोई पर्दे के पीछे है। अब अभ्यास के लिए बाहर जाने के कुछ ही देर बाद उसकी शिष्या जियाओ जियुए पर हमला हो गया और हमलावर जियाओ जियाओ को निशाना बना रहा था, जिससे उसे संदेह हुआ कि कोई उसे गुप्त रूप से निशाना बना रहा है। वह आश्वस्त थी कि यह व्यक्ति संभवतः ब्लू क्लाउड संप्रदाय में छिपा हुआ है। शियुए, चिंता मत करो, इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो। युन वानशांग ने अपना गुस्सा दबाया और बोली, हाँ मास्टर। जियो शियुए ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। फिर उसने कहा, गुरुजी, मैंने अपने अभ्यास के दौरान सफलता का बिंदु पा लिया है। क्या? युन वानशांग अचंभित रह गई, उसका दिल आश्चर्य से धड़क रहा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियो शियुए को 1 महीने से भी कम समय में सफलता मिल जाएगी। ये ज्ञात था कि सर्वोच्च विस्मृति तकनीक के भावनात्मक कष्ट पर काबू पाना आसान नहीं था, विशेषकर इसलिए कि सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास करने वाले अन्य लोगों को आमतौर पर शुरुआत से ही भावनात्मक उथल पुथल का अनुभव होता है, जिससे इसे साधना कठिन हो जाता है। लेकिन जियो शियू ने पहले लाल धूल की गोली के कारण सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास किया था, जिससे उसके लिए भावनात्मक क्लेश पर काबू पाना और भी कठिन हो गया था। क्योंकि सर्वोच्च विस्मरण तकनीक ने जियो शियू को भावनात्मक गड़बड़ी से प्रतिरक्षित कर दिया था, जिससे उसके लिए भावनात्मक रूप से प्रभावित होना मुश्किल हो गया था। युन वानशांग और जियो जियू की शांत आंखें मिली। एक क्षण के बाद युन वानशांग बोला, शियू, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? भावनाएं अप्रत्याशित, अज्ञात और बेकाबू होती हैं। उन्हें वर्णित या समझाया नहीं जा सकता। इस भावनात्मक संकट पर काबू पाना आसान नहीं है। आप भावनाओं की गहराई तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आप अभी भी उनके बारे में स्पष्ट नहीं हैं। हो सकता है कि आप उनमें फंस जाएं। युन वानशांग ने चिंता से भरी आवाज में कहा। भावनाएं अज्ञात थीं और वह इसे अपने अनुभव से जानती थी। अब उसकी शिष्या सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास कर रही थी और भावनात्मक कष्ट पर विजय पाना चाहती थी, जिससे वह चिंतित थी। शुरू में उसे उम्मीद थी कि जियो शियुए उसके हक के आगे झुक जाएगी तथा उसने 3 साल की समय सीमा तय कर दी थी।
मास्टर, मैंने इसके बारे में सोच लिया है, जियो शियू ने कहा। उसकी आंखें स्पष्ट और शांत थीं, जैसे शरद ऋतु का पानी और एक चमकदार चांद। उसकी आवाज शांत किंतु दृढ़ थी। इन दिनों वह भावनाओं का अर्थ और सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का उद्देश्य समझने लगी थी। लेकिन साधना करने का उसका दृढ़ संकल्प, जैसा कि कहावत है, सुबह दाव सुनो और शाम को मर जाओ, ने उसे हार मानने के लिए तैयार नहीं किया। लगता है तुमने मन बना लिया है। मैं अब तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करूंगा, युन वानशांग ने जियो शियू के दृढ़ चेहरे को देखते हुए और धीरे से आह भरते हुए कहा। वह जानती थी कि एक बार उसके शिष्य कोई निर्णय ले ले तो वे आसानी से अपना मन नहीं बदलेंगे। लेकिन साथ ही उन्हें अपने शिष्य के दृढ़ संकल्प पर राहत और गर्व भी महसूस हुआ। आखिरकार साधना केवल प्रतिभा के बारे में नहीं थी, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, हृदय और समझ के बारे में भी थी। उसने जियाओ जियायू को न केवल उसकी प्रतिभा के कारण बल्कि उसके दिल और समझ के कारण भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। चूंकि जियो शियू दृढ़ थी, उसने अपने शिष्य पर विश्वास करना चुना। उनका मानना था कि जियो शियू भावनात्मक क्लेश पर विजय पा सकती है और वास्तव में सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास कर सकती है। तुम मुझे कुछ और बताना चाहते हो, है ना? युन वानशांग ने मुस्कुराते हुए और धीरे से जियो जियुए के सिर को सहलाते हुए पूछा। उसने महसूस किया कि जियो शियायुए को कुछ और कहना था। गुरुजी, मुझे जो सफलता मिली है वह मेरे एक पुराने मित्र से संबंधित है, और इस बार मैं उसकी मदद से बच निकलने में सफल रहा। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मास्टर मेरे लिए एक गोल्डन क्रो गोली परिष्कृत करें। जियो शियायू के होंठ मुड़ गए और वह बोली, गोल्डन क्रो गोली। गोली का जिक्र सुनते ही युन वानशांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। युन वानशांग ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उसका शिष्य क्या करने की योजना बना रहा था। गोल्डन क्रो गोली, जो द्वितीय श्रेणी की शीर्ष गोली थी, उसमें महान सूर्य सार की एक रेशा थी। इससे यांग आधारित शारीरिक संरचना वाले लोगों को साधना में बहुत लाभ होगा। इसके अलावा गोल्डन क्रो गोली का एक और प्रभाव था, इसके अंदर का महान सूर्यसार जियो शियू के मूनलाइट स्पिरिट बॉडी के साथ प्रतिध्वनित होगा, जिससे वे एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। यदि वे फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंच सके तो वे दिन रात चलने वाली दाव फाउंडेशन की स्थापना करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें दोहरी खेती का अभ्यास करना होगा। कृपया गुरुजी, जियो जियू ने घुटने टेकते हुए कहा। अरे मूर्ख बच्चे, यू वानशांग ने आह भरी। उसने जियाओ शियायू को उठाया और कहा, इस व्यक्ति ने तुम्हें दाव प्राप्त करने में मदद की है और तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें ये ऋण चुकाना होगा। लेकिन क्या तुम सचमुच इन सब पर काबू पा सकते हो? यू वानशांग ने पूछा। सर्वोच्च विस्मरण तकनीक में भावनाओं को भूलने के लिए भावनात्मक कष्ट का अनुभव करना आवश्यक है। भावनात्मक कष्ट जितना गहरा होगा, उस पर काबू पाने के बाद प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। लेकिन जियो शियुए की स्थिति ने उसे चिंतित कर दिया कि उसका शिष्य इसमें फंस सकता है। मैं कर सकता हूं, गुरुजी, जियो शियायू ने कहा। उसके शांत चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान प्रकट हो रही थी। अच्छा, जाओ और आराम करो। मैं पूर्वज युन से कहूंगा कि गोली को परिष्कृत कर दें और जब ये तैयार हो जाए तो तुम्हें बता दूंगा। युन वानशांग ने चिंता के भाव से जियो शियायू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस युग में गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं था। वह जियाओ जियायू को अपनी बेटी की तरह मानती थी। जियो जियू को इस तरह देखकर उसका दिल जटिल भावनाओं से भर गया। जी हाँ गुरुजी, मैं विदा लेता हूँ, जियाओ जियू ने झुकते हुए कहा। जियो जियुए के भव्य हॉल से चले जाने के बाद युन वानशांग का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह इंद्रधनुषी प्रकाश में परिवर्तित हो गई और लाल सूर्य शिखर पर प्रकट हुई। उसके हाथ में एक शानदार सुनहरी तलवार दिखाई दी। बूम! युन वानशांग ने लंबी तलवार पकड़ी और शिखर के महल की ओर नीचे की ओर वार किया। अनगिनत स्वर्ण ताबीज फट गए, जिससे स्पष्ट नीले आकाश से एक सुनहरी दिव्य बिजली गिरी, जिसके साथ एक जोरदार धमाका हुआ। आप क्या कर रहे हैं, युन वानशांग? लाल सूर्य शिखर के भीतर से एक राजसी आवाज गूंजी। 9 लाल अग्नि ड्रैगन आकाश की ओर उठे तथा एक दीवार में परिवर्तित हो गए, जिसने तलवार के उतरने को रोक दिया। क्या चल रहा है? ये रेनबो पीक का स्वामी है। रेनबो पीक के मालिक, आप क्या कर रहे हैं? वह अचानक हम पर हमला क्यों कर रही है? रेड सन पीक के कई शिष्यों ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उनके चेहरे पीले और भयभीत थे। सोन किंगजी, बाहर आओ। युन वानचांग ने उदासीन भाव से जादुई तलवार पकड़ी। वरिष्ठ बहन कयुन, किंगजी बंद दरवाजे की साधना में है और वह नहीं जानती कि आप उससे क्या चाहती हैं। एक कठोर चेहरे वाला और लाल वस्त्र पहने हुए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रेडसन पीक से बाहर आया। मेरे शिष्य पर बाहर हमला किया गया था और केवल आप, सोन किंगजी, कोर फॉर्मेशन घटना के कारण मुझसे नाराज थे। वह एक काले दिल वाली व्यक्ति है और हमेशा लोगों की पीठ पीछे कुछ गलत काम करना पसंद करती है, इसलिए वह इस मामले में शामिल होनी चाहिए। यू वानशांग ने ठंडे स्वर में कहा। वरिष्ठ बहन कयुन, आप लापरवाही से बात नहीं कर सकती। किंगजी इतने समय से बंद कमरे में साधना कर रही है, वह आपके शिष्य पर हमला कैसे कर सकती है? रेड सन पीक का असली चेहरा अप्रिय हो गया और वह गहरी आवाज में बोला। तभी एक और दिव्य इंद्रधनुष उड़कर लाल सूर्य शिखर पर उतरा और 2 कोर फॉर्मेशन के सच्चे व्यक्तियों को देखने लगा।
नवागंतुक को देखने के बाद युन वानशांग ने भी अपने हाथ से तलवार हटा दी। रेड सन पीक के असली व्यक्तित्व को देखते हुए उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ये सच है या नहीं, आप रेड सन पीक के वरिष्ठ भाई सोन किंग से खुद पूछ सकते हैं। अगर मेरे शिष्य को फिर से कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ा तो आप और रेड सन पीक जिम्मेदार होंगे, और उस समय निर्दयी होने के लिए मुझे दोष न दें। युन वानशांग ने बोलना समाप्त किया और एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गया और इंद्रधनुष शिखर पर वापस लौट आया, रेड सन पीक के शिष्यों को पीछे छोड़ते हुए, जो अभी भी अचंभित थे। हालांकि उनमें से कुछ ने सुना था कि उनके शिखर के स्वामी और रेनबो पीक के स्वामी के बीच दुश्मनी थी, लेकिन ये केवल एक अफवाह थी। लेकिन आज की घटनाओं से उन्हें पता चला कि अफवाह सच थी। हालांकि उन्होंने ऐसे मामलों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं की। रेड सन पीक के वरिष्ठ भाई, आप कयुन के गुस्से को भी जानते हैं। आप सोन किंगजी से इसके बारे में पूछ सकते हैं, और अगर वह इसमें शामिल नहीं है तो आप उसके साथ चीजें स्पष्ट कर सकते हैं। ब्लू क्लाउड के संप्रदाय गुरु ने यू वानशांग को जाते हुए देखा और लाल सूर्य शिखर के सच्चे व्यक्ति से कहा, वरिष्ठ भाई, किंगजी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, और किंगजी इस पूरे समय बंद कमरे में साधना कर रहा था। लाल सूर्य शिखर के असली व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़े और कहा, तो फिर यह अच्छी बात है। ब्लू क्लाउड के संप्रदाय प्रमुख ने यह बात सुनी और कुछ खास नहीं कहा। वह एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गया और चला गया। जैसे ही वह एक भव्य हॉल में पहुंचा, रेड सन पीक के असली व्यक्तित्व का चेहरा उदास हो गया। भव्य हॉल के अंदर 30 वर्ष की एक खूबसूरत महिला, काले बालों का जूड़ा बनाए, नीले रंग का ताओवादी वस्त्र पहने, एक प्राचीन पुस्तक पकड़े हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। किंग जी, क्या युन वानशांग के शिष्य का मामला आपसे संबंधित है? लाल सूर्य शिखर के असली व्यक्ति ने बिस्तर पर सुंदर महिला को देखते हुए पूछा। असंभव, क्या मैं आपके दिल में ऐसा कुछ करूंगा? नीले वस्त्र वाली महिला ने पुस्तक नीचे रख दी, थोड़ा ऊपर उठकर बैठी और अपने ताओवादी साथी की ओर देखा। मुझे आशा नहीं है, उसने कहा। रेड सन पीक के असली व्यक्ति ने अपने साथी की अभिव्यक्ति को देखा, असहाय होकर आह भरी और एक गहरी सांस छोड़ी। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। किंगजू पर्वत पर लौटने के बाद अर्जुन केलोरा एकांत जीवन जी रहे थे। होंगे घाटी की 2 यात्राओं को छोड़कर वह शायद ही कभी बाहर जाते थे। हर दिन वह साधना, ताबीज बनाने और अपनी पत्नियों के साथ रहने पर ध्यान केंद्रित करते थे। और उसके लौटने के आधे महीने बाद दूसरी महिला के दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। यह एक लड़का था। सौभाग्यवश बच्चे के पास एक आत्मा जड़ भी थी, लेकिन लू किंशान जितना अच्छा नहीं, केवल 7वीं कक्षा का स्पिरिट रूट। हालांकि अर्जुन केलोरा के लिए यह पहले से ही बहुत संतोषजनक था। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या लू मियाओहुआन के लगातार स्पिरिट रूट से पैदा हुए बच्चे उसके दैनिक आहार से संबंधित थे। आखिरकार खेती की दुनिया में ऐसी रहस्यमय कहावत थी, और लू मियाओहुआन को गर्भावस्था के दौरान लू युवानरिन से विभिन्न पोषण संबंधी पूरक आहार मिल रहे थे। इस दिन अभ्यास कक्ष में फुश अर्जुन केलोरा पालथी मारकर बैठ गया, अपने सामने तैरते छोटे काले लाल कड़ाई को देखते हुए, और धीरे से सांस छोड़ी। ये छोटा सा काला लाल हंडा जादुई खजाने का भ्रूण था जो उसने लाल वस्त्रधारी युवक से प्राप्त किया था। यद्यपि जादुई खजाने वाला भ्रूण कीमती और मूल्यवान था, फिर भी वह बेचने लायक नहीं था। इसे बेचने की परेशानी को देखते हुए वह इसका उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता है। इसलिए वह उस समय का उपयोग कर रहा था जो उसने 9 खजाने वाले जेड रूई को परिष्कृत करने में खर्च किया था, इस जादुई खजाने के भ्रूण को परिष्कृत करने के लिए। अब अंततः उसने शोधन पूरा कर लिया था और अब वह उसे अपने शरीर में अवशोषित कर सकता था। मैं इस जादुई खजाने के भ्रूण को अपने हाथ की हड्डी में समाहित कर लूंगा। अर्जुन केलोरा ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसे कहां अवशोषित करना है। आखिरकार सिर की हड्डी और रीढ़ की हड्डी अपेक्षाकृत खतरनाक और तकलीफदेह थी, इसलिए उसने फिलहाल उन पर विचार नहीं किया। छाती की हड्डी में ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीट था, इसलिए उसके पास चुनने के लिए सिर्फ 4 अंग ही बचे थे। फुश बिना ज्यादा सोचे समझे अर्जुन केलोरा ने 100 खजाने के शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी हथेली सुनहरी रोशनी से चमकने लगी, मानो उसे सोने में रंग दिया गया हो। आध्यात्मिक ऊर्जा के संघनन के तहत छोटी काली लाल कड़ाही उसकी हथेली के साथ विलीन होने लगी और धीरे धीरे उसके हाथ की हड्डियों में समा गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह छोटा बर्तन अर्जुन केलोरा की हथेली में पूरी तरह समा गया और उसके हाथ की हड्डियों में तब्दील हो गया। उसके हाथ के पीछे एक छोटी सी कड़ाई का आकार दिखाई दिया। उसी समय एक उफनती और शक्तिशाली शक्ति ने अर्जुन केलोरा के रक्त, शिरोबिंदुओं और हड्डियों को धोना शुरू कर दिया। इसने अर्जुन केलोरा को 100 खजाने के शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक को तोड़ने की अनुमति दी, जो सीधे जादुई खजाने के भ्रूण की शक्ति के तहत आगे बढ़ रहा था। गड़गड़ाहट। अर्जुन केलोरा के शरीर में एक शक्तिशाली नदी के फूटने जैसी ध्वनि गूंज उठी। ध्वनि स्पष्ट और तीव्र होती गई, मानो कोई दिव्य शिल्पकार शक्तिशाली और मधुर स्वर के साथ कोई दिव्य हथियार गढ़ रहा हो। अर्जुन केलोरा का शरीर एक तेजो में प्रकाश से चमक उठा, मानो एक सुनहरी झिल्ली बह रही हो और एक चमकदार इंद्रधनुषी रंग की आभा प्रकट हो रही हो। बहुत समय बीत जाने के बाद
अर्जुन केलोरा का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया, जिससे एक दोषरहित और शक्तिशाली शरीर सामने आया। 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक तीसरा चरण। अर्जुन केलोरा ने अपने शरीर के भीतर शक्तिशाली बल महसूस किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। दूसरे जादुई खजाने के विलय का प्रभाव कहीं ज्यादा है, शायद इसलिए क्योंकि यह तो बस एक जादुई खजाने का भ्रूण है, लेकिन यह अभी भी बहुत अच्छा है। ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीड और इस जादुई खजाने के भ्रूण से मुझे लगातार पोषण और तड़का मिलता रहेगा। मेरा अनुमान है कि 10 सालों में मेरी 100 खजाना शोधन शरीर तड़का तकनीक चौथे चरण तक पहुंच जाएगी, और जब मैं 9 खजाना जैडरुई का शोधन पूरा कर लूंगा उस समय मेरी गति और भी बढ़ जाएगी। अर्जुन केलोरा का चेहरा खुशी से भर गया जब उसने अपने हाथ के पीछे छोटे से कड़ाई के आकार को देखा। उसने धीरे से अपना मन घुमाया और वह आकार गायब हो गया। फिर उसने अपने भंडारण बैग से अपनी किंग्यान तलवार निकाली और अपने हाथ पर हल्के से 2 बार वार किया। ये देखकर कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसने फिर से अधिक बल से वार किया। केवल एक हल्का सा सफेद निशान देखकर अर्जुन केलोरा ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मेरा भौतिक शरीर एक उच्च श्रेणी के जादुई हथियार के बराबर है। अब मैं केवल अपनी शारीरिक शक्ति से ही चिशोधन करने वाले मध्यम अवस्था के साधकों और यहां तक कि कुछ अंतिम अवस्था के साधकों को भी आसानी से मार सकता हूं। अर्जुन केलोरा ने अपनी किंग्यान तलवार को एक तरफ रख दिया और अपने वर्तमान भौतिक शरीर से बहुत संतुष्ट महसूस किया। वह जानता था कि उसकी मुट्ठी पहले से ही मध्यम श्रेणी के जादुई हथियारों का सामना करने में सक्षम थी। जहां तक उच्च श्रेणी के जादुई हथियारों का सवाल है, अर्जुन केलोरा केवल इतना कह सकते थे कि यह अनावश्यक था। आखिरकार उनका भौतिक शरीर चोट के प्रति संवेदनशील था, जो वांछनीय नहीं था। इसके अलावा वह कई वर्षों से 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक की साधना कर रहा था, लेकिन उसने इसका उपयोग कभी भी वास्तविक युद्ध के लिए नहीं किया था, केवल शारीरिक प्रशिक्षण के लिए किया था। बहुत समय हो गया है, मुझे आश्चर्य है कि जियाओ जियू कैसे कर रही है। अर्जुन केलोरा जियो जियू के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार उसने कहा था कि वह कुछ मामलों को सुलझाने के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में वापस आएगी और फिर उसके साथ साधना करने के लिए वापस आएगी। 3 महीने बीत चुके थे। इस समय नीले बादल संप्रदाय में शिवे, ये गोल्डन क्रोपिल है। यू वानशांग ने जियो जियू को एक चीनी मिट्टी की बोतल सौंपी। गुरु आपका धन्यवाद। ये सुनकर जियो जियू का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर उसने बोतल खोली और देखा। तुरंत ही उसने एक गोली देखी जो सुनहरी लौ की तरह चमक रही थी, जो गोल्डन क्रोपिल थी। आप पहाड़ छोड़ने की योजना कब बना रहे हैं? यू वानशांग ने पूछा। वह जानती थी कि जियो शियू रेनबो पीक में गोल्डन क्रोपिल के परिष्कृत होने का इंतजार कर रही थी। मैं आज ही जाने की योजना बना रहा हूँ, गुरुजी। जियो शियू के होंठ मुड़ गए और उसके ठंडे गर्वित चेहरे पर कोमलता का आभास प्रकट हुआ। ठीक है, अगर आपके साथ कोई अप्रत्याशित घटना घटे तो मुझे सीधे संदेश भेजें। यून वानशांग ने अपने शिष्य की उपस्थिति को देखते हुए धीरे से आह भरी। हाँ मास्टर। जियो जियू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने सिर झुकाया और भव्य हॉल से बाहर निकल गई तथा अपने बादलों पर कदम रखने वाले जादुई हथियार के साथ नीले बादल संप्रदाय से विदा हो गई। इसके बाद वह एक सफेद सारस पर सवार होकर किंजू पर्वत की ओर उड़ चली। जियो शियू के जाने के कुछ देर बाद ही यून वानशांग महल की रेलिंग पर आ खड़ा हुआ। वह अपने शिष्य के भविष्य के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि भावनात्मक कष्ट एक महत्वपूर्ण मामला था जो जियो शियू के भविष्य से संबंधित था। तुरंत यून वानशांग ने उस दिशा में देखा जिस ओर जियो शियू गई थी, और फिर नीले बादल संप्रदाय को छोड़कर एक दिव्य इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गई। होंगे घाटी की सड़कें हमेशा की तरह ही थीं, पैदल यात्री कम थे और वहां कोई चहल पहल नहीं थी। अर्जुन केलोरर अपनी बेटी लू किंजू को गोद में लेकर अपनी पत्नी लू मियाओगे के साथ होंगे घाटी की सड़कों पर टहल रहे थे। छोटे किंजू, क्या तुम्हें ये पसंद है? लू मियाओगे ने पूछा। उसके बाल ऊंचे थे, उसका चेहरा सुंदर और सौम्य था। वह एक छोटा खिलौना पकड़े हुए थी और अपनी बेटी की पसंद के बारे में पूछ रही थी। आहा। लू किंजू ने जवाब देने से पहले इसे कुछ बार देखा। लगता है उसे यह पसंद नहीं है। अर्जुन केलोरर ने अपनी बेटी के हाव भाव देखे और हंस पड़े। उनकी ये 2 साल की बेटी एक नाजुक और प्यारी रत्न थी। वह थोड़ी मूर्खतापूर्ण व्यक्तित्व की थी, कभी रोती या गुस्सा नहीं करती थी, हमेशा शांत और आज्ञाकारी रहती थी। यहाँ तक कि जब अर्जुन केलोरर उसे चिढ़ाता था तो वह उसे केवल एक छोटे वयस्क की तरह थोड़े से अन्यायपूर्ण भाव से देखती थी। शरारती और ऊर्जावान लू किंशान की तुलना में वह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। क्या ये मिस लू मियाओगे नहीं है? बच्चा तो पहले ही बहुत बड़ा हो गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर लू परिवार के प्रति इतने समर्पित है। ऐसा लगता है कि लू परिवार की नींव वास्तव में बहुत मजबूत है। इसी समय कुछ पुरुष और महिलाएं दूर से चलकर आए। उनमें से नीले वस्त्र पहने एक युवक की नजर अर्जुन केलोरर और लू मियाओगे पर पड़ी और उसने मजाक करते हुए अपना मुंह ऊपर की ओर उठाया। युवा मास्टर यू, क्या हम आपसे परिचित हैं? अर्जुन केलोरर ने अपना सिर झुकाया और चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए शांति से कहा।
नीले वस्त्र पहने ये युवक कोई और नहीं बल्कि यू निंग्युआन था, जो यू परिवार का तीसरा युवा स्वामी था, जिसने उस समय जूलोग मार्केट में उसे भर्ती करने की कोशिश की थी। अर्जुन केलोरा को यू परिवार के तीसरे युवा स्वामी के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी, या यूं कहें कि पूरे यू परिवार के प्रति उसकी कोई अच्छी भावना नहीं थी। आखिरकार उनके अनुमान के अनुसार लू मियाओगे ने जिस घात का सामना किया था और वापस आते समय जिस घात का सामना किया था, वह संभवतः यू परिवार द्वारा ही आयोजित किया गया था। जब इस यू परिवार का तीसरा युवा स्वामी उसे भर्ती करने के लिए जूलोग मार्केट में आया था, तो यह संभवतः प्रतिद्वंद्वी से संबंधित था। ये सभी बातें उनकी स्मृति में अंकित हो गईं। जब समय आएगा वह हिसाब बराबर कर लेगा। हम्फ। यू निंगुआन ने अर्जुन केलोरा की ओर देखा, जिसने उसे कोई भाव नहीं दिया, और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। लेकिन उसने केवल एक ठंडी सिसकारी भरी। आखिरकार होंगे घाटी की सड़कें अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में थीं। वो सड़कों पर किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता था। अन्यथा अर्जुन केलोरा के कारण उसकी प्रतिष्ठा गिर गई थी, इसलिए वह इसे आसानी से नहीं जाने देगा। अर्जुन केलोरा। यू निंग्युआन ने अर्जुन केलोरा पर एक नजर डालते हुए जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। वह जानता था कि अर्जुन केलोरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्होंने लू मियाओगे को बचाया था और घात लगाकर किए गए हमले से भी सुरक्षित बच निकले थे। उस युद्ध के दौरान जिसमें लू परिवार और बाई परिवार ने होंगे घाटी को नष्ट कर दिया था, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह जानता था कि बाद वाली स्थिति से निपटना आसान नहीं है। चांग शेंग, यू परिवार के आसपास सावधान रहना, लू मियाओगे ने अर्जुन केलोरा से फुसफुसाया। यद्यपि लू परिवार, बाई परिवार, झेंग परिवार और यू परिवार ने मिलकर होंगे घाटी की सड़कें बनाई थी, लेकिन चारों परिवारों के बीच संबंधों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। आखिरकार होंगे घाटी की घटना काफी अप्रिय थी। मुझे पता है, मियाओगे। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। लू परिवार के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वह इसमें शामिल जटिलताओं से अवगत थे। वे दोनों अपनी बेटी के साथ लू परिवार के स्पिरिट टेलिस्मैन मंडप में लौटने से पहले कुछ देर तक टहलते रहे। जहां तक अर्जुन केलोरा के अपने शांति ताबीज हॉल का सवाल है, वह हर महीने खातों की जांच करने और ताबीजों को फिर से भरने के लिए वहां जाते थे। यदि वह व्यस्त होता तो लू मियाओगे को मदद करने देता। मुख्य मुद्दा ये था कि होंगे घाटी की सड़कों पर पैदल यातायात अभी भी सीमित था। मासिक आय मुख्य रूप से उनके कुछ उच्च श्रेणी की तावीजों पर निर्भर थी और आगे देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था। छोटे किंजू, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रहे? स्पिरिट टेलिस्मैन पवेलियन की तीसरी मंजिल पर वापस आकर अर्जुन केलोरा ने अपनी गोद में अपनी शांत और आज्ञाकारी बेटी को देखा और सोचा कि वह सो गई होगी। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो एक जोड़ी चमकदार आंखें उससे घूर रही थीं। पिताजी, मुझे नींद नहीं आ रही है, लू किंजू ने मीठे बचकाने स्वर में कहा। उसका छोटा सा सिर अर्जुन केलोरा की छाती से सटा हुआ था, उसका मुलायम सफेद चेहरा धीरे से उससे रगड़ रहा था। तो क्या तुम्हें भूख लगी है? जब अर्जुन केलोरा ने अपनी बेटी के मनमोहक भाव को देखा तो उसे अत्यंत संतुष्टि महसूस हुई और वह उसके गाल पर एक हल्का सा काट लेने से खुद को रोक नहीं सका। छोटी लड़की ने एक क्षण सोचा, फिर मुंह बनाकर सिर हिलाया। तुम्हें भूख लगी है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि यह कैसे कहें, तुम मूर्ख हो। अर्जुन केलोरा ने यह सुना और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसने तुरंत अपने स्टोरेज बैग से एक दूध की बोतल और एक जैड की बोतल निकाली। अंदर आत्मा ओस, आत्मा शहद और आत्मा जानवर दूध थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। 100 से अधिक बच्चों के पिता होने के नाते उन्होंने बहुत पहले ही अपने बच्चों के लिए भोजन रखने हेतु एक भंडारण थैला तैयार कर लिया था। जानवर का दूध तैयार करने के बाद अर्जुन केलोरा ने कुशलतापूर्वक अपने बच्चे को दूध पिलाया। हालांकि इस उम्र में बच्ची पहले से ही दूध की बोतल पकड़ने में सक्षम थी। लू मियाओगे ने अर्जुन केलोरा को अपने बच्चे को खिलाते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति गर्म और कोमल थी, इससे पहले कि वह ताबीज बनाने के लिए ताबीज कक्ष में जाती। पिछले वर्ष उन्होंने सफलतापूर्वक एक उच्च श्रेणी का ताबीज बनाया था। हालांकि ताबीज बनाने की सफलता दर अभी भी अधिक नहीं थी। शीर्ष श्रेणी के ताबीजों का निर्माण अभी भी घाटे की स्थिति में था। ताबीजों के संबंध में अर्जुन केलोरा के पास स्वाभाविक रूप से कुछ मार्गदर्शन देने को था, लेकिन ऐसे मार्गदर्शन का प्रभाव सीमित था और अंततः ये स्वयं पर निर्भर था। इससे अर्जुन केलोरा को लगा कि भविष्य में अपने बच्चे को ताबीज और कठपुतलियां बनाना सिखाना काफी कठिन होगा। प्रारंभिक चरण में इसके लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होगी तथा जन्मजात प्रतिभा के बिना इसे विकसित करना कठिन होगा। जब अर्जुन केलोरा ने अपनी बेटी को चुपचाप दूध पीते देखा तो उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने अपने बैग से एक ताबीज निकाला। ताबीज में एक मंद बहती हुई आत्मा की रोशनी थी। जियू होंगे घाटी की सड़कों पर आ गया है। यह एक संचार ताबीज था। जब तक संबंधित ट्रांसमिशन ताबीज सक्रिय रहेगा, संचार ताबीज प्रतिक्रिया देगा। हालांकि ये केवल प्रथम श्रेणी का संचार ताबीज था और इसकी संवेदन सीमा सीमित थी। तो अर्जुन केलोरा को तुरंत पता चल गया कि जियोशियायू होंगे घाटी की सड़कों पर आ गई है। वह तुरंत ताबीज कक्ष में गया और लू मियाओगे को, जो ताबीज बना रहा था, बताया कि वह बाहर जा रहा है।
फिर वह अपनी बेटी को लेकर होंगे घाटी की सड़कों से बाहर की ओर चला गया। एक चौथाई घंटे बाद अर्जुन केलोरा सड़क के बाहर पहुंच गया। उसने तुरंत ही कुछ ही दूरी पर सफेद कपड़े पहने, लंबे और पतले शरीर, सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत आभा तथा ठंडे गर्वीले व्यवहार वाली जियो शियू को देखा। जियू। अर्जुन केलोरा जियो जियू को बुलाते हुए उसके पास आया। जब वे दोनों पहले अलग हुए थे तो जियो शियायू ने उल्लेख किया था कि एक दूसरे को दोस्त के रूप में संबोधित करना अजीब था, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को संबोधित करने का उनका तरीका भी बदल गया था। चांगशिंग। जियो शियुए ने अपनी सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत आभा के साथ अर्जुन केलोरा को देखा और उसकी शांत और संयमित सुंदर आंखों ने तुरंत एक सौम्य अभिव्यक्ति प्रकट की, जिसमें एक मुस्कान का संकेत था। क्या ये भी आपकी बेटी है? जियो जियू ने अर्जुन केलोरा को ल्यू किंजू को ले जाते हुए देखा, जिसके हाथ में दूध की बोतल थी, और उसने पूछा। वह जानती थी कि अर्जुन केलोरा की कई पत्नियां और बच्चे हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन केलोरा सड़क पर आते समय एक बच्चे को लेकर आएगी। इससे उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। वह केवल इतना ही कह सकी कि अर्जुन केलोरा को बच्चे बहुत पसंद थे। ये सही है, यह मेरी बेटी ल्यू किंजू है। छोटे किंजू, ये तुम्हारी चाची जियुए हैं। अर्जुन केलोरा ने शांत और स्वाभाविक भाव से उनका परिचय कराया। ही आंटी। छोटी लड़की अपनी दूध की बोतल पकड़े हुए एक पल के लिए शून्य से देखती रही, फिर एक मीठे और बचकाने स्वर में बोली। किंजू पर्वत पर कई चाची थी, इसलिए वह उन्हें भी पुकारती थी, लेकिन उसका उच्चारण अभी भी स्पष्ट नहीं था। आह, कितना प्यारा है। जियो जियुए ने दूध पी रही छोटी बच्ची को देखा और मंद मंद मुस्कुराए। एक कारण ये था कि बच्चा सचमुच बहुत प्यारा था, दूसरा कारण ये था कि वह पूरे परिवार से प्यार करती थी। फिर वे दोनों होंगे घाटी की सड़कों पर चलते हुए बातें करने लगे और हंसने लगे। हालांकि जब वे बातचीत कर रहे थे तभी शून्य में एक छिपी हुई आकृति अचानक प्रकट हुई। क्या ये वही है? एक सुंदर स्वप्न जैसी निगाह सदमे, आश्चर्य, शर्म, क्रोध और अविश्वास से भरी हुई अर्जुन केलोरा को देख रही थी। ऐसा लगा जैसे दुआनियों को अभी अभी पता चला हो कि उसकी प्रेमिका वास्तव में उसकी बहन थी, जो एक ही पिता लेकिन अलग अलग माताओं से पैदा हुई थी। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वह अपने जैविक पिता से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि अपनी मां की बेवफाई का परिणाम था। शियुए की भावनात्मक परेशानी का कारण वह कैसे हो सकता है? युन वानशांग रंगीन स्कर्ट पहने हवा में चुपचाप खड़ी थी। अपने शिष्य के साथ हंसते बोलते युवक को देखकर उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध और जटिल थी। उसका दिल एक उल्टी हुई पांच स्वाद वाली बोतल की तरह था, जिसमें सभी प्रकार की भावनाएं एक साथ मिली हुई थीं। जियो शियुए के चले जाने के बाद भी वह अपने शिष्य की भावनात्मक परेशानी के बारे में चिंतित थी। वह ये भी देखना चाहती थी कि उसके शिष्य द्वारा चुना गया भावनात्मक कष्ट का साथी कैसा होगा। आखिरकार ये भावनात्मक कष्ट उसके शिष्य के भविष्य को प्रभावित करेगा। गुरु होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने शिष्य का ध्यान रखना पड़ता था। इसलिए वह पीछे से जियो शियायू का पीछा करने लगी ताकि वह उस पर नजर रख सके और यदि आवश्यक हो तो हस्तक्षेप कर सके। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके शिष्य का भावनात्मक कष्ट सहने वाला साथी वही क्यूई शोधन साधक होगा जिसने उसके साथ एक रात का संबंध बनाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इससे उसका मस्तिष्क विचलित हो गया। वह सदमे, आश्चर्य, शर्म, क्रोध और हत्या के इरादे से भर गया। एक पल के बाद, ये वास्तव में भाग्य है जो लोगों के साथ छल करता है। युन वानशांग ने दूर जा रहे दो लोगों को देखा और असहाय होकर आह भरी। अभी उसकी भावनाएं उथल पुथल में थीं और उसने एक तलवार से अर्जुन केलोरा को मारने का विचार भी किया था। लेकिन अतीत के बारे में सोचते हुए वह अर्जुन केलोरा को दोष नहीं दे सकती थी। इसका कारण वह स्वयं थी, और वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। अर्जुन केलोरा सिर्फ जियो शियुए के साथ था और उसके पास उसे मारने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा अर्जुन केलोरा के प्रति जियो शियुए के रवैये से यह स्पष्ट था कि उसके मन में पहले से ही उसके लिए भावनाएं विकसित हो चुकी थीं। भावनाएं अप्रत्याशित थीं। अब जब भावनात्मक कष्ट शुरू हो गया था तो वह इससे बाहर निकलने के लिए केवल जियो शियू पर ही भरोसा कर सकती थी। इस स्थिति में यदि वह क्रोध में आकर अर्जुन केलोरा को मार देती तो यह उसके शिष्य के भविष्य को समाप्त करने के बराबर होता। हाय। युन वानशांग ने फिर गहरी सांस ली। उसकी भावनाएं जटिल थीं और उन्हें व्यक्त करना कठिन था। उसने मूल रूप से सोचा था कि यदि अर्जुन केलोरा पर्याप्त प्रतिभाशाली है तो वह 20-30 वर्षों में फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच सकता है और वह उसे एक मौका दे सकती है। वह उसे साधना के लिए नीले बादल संप्रदाय में ले जा सकती थी। एक सच्चा कोर बनाना कठिन था, लेकिन उनके मार्गदर्शन से एक नकली कोर बनाना अभी भी संभव था। इस तरह उसके पास उसका दाव पार्टनर बनने की योग्यता भी होगी। भविष्य में अर्जुन केलोरा के शरीर में छोड़ी गई आध्यात्मिक ऊर्जा पर भरोसा करते हुए वे दोनों दोहरी साधना कर सकते थे और आगे प्रगति कर सकते थे। लेकिन अब अर्जुन केलोरा को जियो शियायू के भावनात्मक क्लेश का साथी बनते देख उसकी योजना बर्बाद हो गई। भले ही जियो शियू ने सर्वोच्च विस्मरण तकनीक में महारत हासिल कर ली हो और इस भावनात्मक क्लेश को भूल गई हो, लेकिन अपने गुरु के रूप में वह ऐसा काम फिर कभी नहीं कर सकती थी।
अन्यथा गुरु और शिष्य का एक साथ होना एक मजाक होगा। वह युन वानशांग, एक कोर फॉर्मेशन सच्ची व्यक्ति, अपना चेहरा खोना नहीं चाहेगी। लेकिन क्या मैंने अभी उसे बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा? क्या उसने साधना करना छोड़ दिया है? युन वानशांग ने अर्जुन केलोरा के बच्चे को गोद में लिए हुए होने के बारे में सोचा और थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। जो साधक अपने मूल यिन और यांग को बिना तोड़े बनाए रख सकते थे, उन्हें अपनी प्रारंभिक साधना में कुछ लाभ प्राप्त होते थे। यही कारण है कि कई किसान कम उम्र में विवाह के बारे में नहीं सोचते। वह केवल 8वीं श्रेणी का आत्मा मूल है। अगर उसे अवसर मिले और वह अपनी साधना में सफल हो भी जाए तो भी आधार स्थापित करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा शिवे पहले किंगजू पर्वत गया था और मुझे याद है कि किंगजू पर्वत एक फाउंडेशन स्थापना साधक परिवार है। अगर यह बच्चा परिवार का सदस्य है तो उसकी जन्मजात प्रतिभा वास्तव में औसत दर्जे की है और वह केवल शादी करके और बच्चे पैदा करके ही शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। युन वानशांग ने मन ही मन बुदबुदाया। ये देखकर कि अर्जुन केलोरा पहले ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, उसने अपने दिल में नुकसान और असंतोष की भावना महसूस की। वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, फिर भी वह अभी भी जियू के इतने करीब है। युन वानशांग के चेहरे पर ठंडक का भाव प्रकट हुआ। नहीं रुको, जियू ने कहा कि वह उसकी बदौलत फाउंडेशन स्थापना के संकट से बच पाए। और जियू ने मुझसे उसके लिए स्वर्ण कोवा गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा, जिसका अर्थ है कि वह अपनी आधार स्थापना की तैयारी कर रहा है। इससे पता चलता है कि उसकी साधना पहले ही क्यूई शोधन के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। अगले ही पल युन वानशांग ने अचानक ऊपर देखा और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अर्जुन केलोरा के पास रेडिएंट हार्मोनी Z था जो उसने दिया था। इसलिए पहले उसने अर्जुन केलोरा की साधना स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। अपने दिल में उमड़ते घुमड़ते विभिन्न भावों के कारण वह इस मामले को भूल चुकी थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे आश्चर्य और संदेह की भावना महसूस हुई। उन दोनों को जाते हुए देखकर वह जल्दी से उनके पीछे चली गई। फिर उसने अर्जुन केलोरा की ओर देखा, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक उज्ज्वल आभा थी। क्यूई शोधन 9वां चरण। और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है, जिसमें अत्यधिक प्रभुत्व का आभास होता है। उसका भौतिक शरीर भी अत्यंत शक्तिशाली है, एक राक्षसी जानवर की तरह। यह युन वानशांग ने अर्जुन केलोरा की साधना स्थिति को तुरंत भांपते हुए एक संसूचन मंत्र का प्रयोग किया। उसका हृदय आश्चर्य और अविश्वास से भर गया। अभी तो केवल 8 साल हुए हैं। एक 8वीं श्रेणी का स्पिरिट रूट जो केवल 8 वर्षों में क्यूई रिफाइनिंग 6ठे चरण से क्यूई रिफाइनिंग 9वें चरण तक पहुंच गया है। ये गति बमुश्किल स्वीकार्य है, लेकिन उनकी साधना स्थिति न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा में शक्तिशाली है, बल्कि इसमें शरीर और आत्मा की स्पष्ट दोहरी साधना भी है। युन वानशांग की आंखें सदमे और अविश्वास से भरी थीं। यदि यह स्थिति ब्लू क्लाउड संप्रदाय के किसी प्रतिभाशाली शिष्य के साथ घटित होती तो ये बिल्कुल सामान्य बात होती, लेकिन अर्जुन केलोरा पर यह अविश्वसनीय लगा। युन वानशांग ने अर्जुन केलोरा की ओर देखा, ये पुष्टि करते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं देखा था, और एक लंबी सांस छोड़ी। एक कोर फॉर्मेशन के सच्चे व्यक्ति के रूप में वह आमतौर पर शांत और संयमित रहती थी, यहाँ तक कि जियू के मामलों का सामना करने पर भी उसने केवल अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा और एक ठंडा इरादा प्रकट किया। लेकिन आज अर्जुन केलोरा को देखते ही युन वानशांग की अभिव्यक्ति थोड़े समय में 2 बार बदल गई और उसका दिल भावनाओं की 1000 लहरों से भर गया। जिस तरह यू वानशांग अर्जुन केलोरा की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, अर्जुन केलोरा को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे उसकी पीठ पर सुई चुभो दी गई हो। सूरी क्रूज का वह परिवर्तन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हर ब्यूटी, क्या इसलिए वह अपना अतीत छुपाती है? हर ब्यूटी। उसने अचानक अपना सिर घुमाया, फिर चारों ओर देखा, लेकिन आसपास केवल कुछ ही पैदल यात्री थे और कुछ भी असामान्य नहीं। लेकिन अर्जुन केलोरा ने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। वह जानता था कि यह हल्की सुई जैसी अनुभूति निश्चित रूप से कोई उसे देख रहा है, अन्यथा उसे यह एहसास नहीं होता। क्या ये यू परिवार का बुजुर्ग हो सकता है? यू परिवार के तीसरे युवा स्वामी के साथ हुई पिछली घटना के कारण अर्जुन केलोरा यू परिवार पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे याद आया कि यू परिवार के बुजुर्ग इस समय शहर में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि यह संभव नहीं है। वे उसे इतनी गुप्तता से क्यों देखते थे? इसके अलावा वह इतने लंबे समय से होंगे घाटी में था, और यदि यू परिवार के बुजुर्ग उसे देखना चाहते तो वे पहले ही ऐसा कर चुके होते। अब तक इंतजार करना असंभव था। उसने फिर से जियो शियायू की ओर देखा। संदेह है कि कोई फिर से जियो पर नजर रख रहा होगा। चांग शेंग, क्या हुआ? जियो शियुए ने पूछा, ये देखकर कि अर्जुन केलोरा अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। मुझे बस एक हल्का सा एहसास हुआ कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। शियुए, क्या तुम्हें यहाँ आते समय कुछ असामान्य चीज मिली? अर्जुन केलोरा ने इधर उधर नहीं देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उसने अपनी आवाज प्रसारित की। चांग शेंग, क्या तुम कह रहे हो कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? यहाँ आते समय मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा।
जियो शियुए ने ये सुना और तुरंत अर्जुन केलोरा के निहितार्थ को समझ लिया। वह भी सतर्क हो गया और अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखने लगा। क्या ऐसा है? अर्जुन केलोरा ने गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि जियो शियुए ने सर्वोच्च विस्मृति तकनीक विकसित कर ली थी। आध्यात्मिक जागरूकता के मामले में जियो शियुए खुद से भी अधिक संवेदनशील था। चूंकि जियो शियुए ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा था, इसका मतलब था कि वह व्यक्ति जियो शियायु से संबंधित नहीं था, या शायद उस व्यक्ति की साधना बहुत अधिक थी, इसलिए जियो शियायु ने रास्ते में कुछ भी नोटिस नहीं किया। चांग शेन, चलो बाद में फिर मिलते हैं। इस समय जियो शियायु की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, और उसने अपने होठों को एक साथ दबाते हुए कहा। वे तुरंत शहर से बाहर निकलने की दिशा में चल पड़े। अर्जुन केलोरा ने जियो शियू को अचानक जाते हुए देखा और उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने तुरंत अनुमान लगाया कि जियो शियायु को कुछ एहसास हुआ होगा। ठीक है, मैं बच्चे को भी वापस भेज दूंगा। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया और ऊंची आवाज में कहा, अपनी बेटी को वापस भेजने और लू मियाओगे को उसकी देखभाल करने की तैयारी कर रहा है। अन्यथा यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाए तो बच्चे को ले जाना असुविधाजनक हो जाएगा। काफी सतर्क और सावधान। लगता है जियू ने भी अंदाजा लगा लिया है कि यह मैं ही हूं। सड़क के किनारे युन वानशांग, जो अपना आकार छिपा रही थी, ने उन दोनों को देखा जो अलग हो गए थे। उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, ये जानते हुए कि उसके कार्यों ने अर्जुन केलोरा को सतर्क और सावधान बना दिया था, और जियो जियुए को यह अनुमान लगाने में मदद की कि गुप्त रूप से देखने वाला व्यक्ति वह स्वयं थी। शियुए, ये तुम्हारा स्वामी है। अपने शिष्य को डराने से बचने के लिए युन वानशांग ने इसे नहीं छिपाया और सीधे अपनी आवाज अपने शिष्य तक पहुंचा दी। मालिक, आप यहाँ कैसे आए? जियो शियुए ने अपने मालिक की आवाज सुनी और राहत की सांस लेते हुए धीरे से बोली, मानो वह खुद से बुदबुदा रही हो। लेकिन युन वानशांग इस आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। उसने स्पष्ट रूप से कहा, पहले आपको अपने प्रशिक्षण के दौरान खतरे का सामना करना पड़ा था और भावनात्मक कष्ट का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके बारे में चिंतित थी और एक नजर डालने आई थी। गुरु, आपका धन्यवाद। जियो शियायु ने अपने मालिक की चिंता को समझते हुए हल्के से सिर हिलाया। तुम कोई जगह ढूंढो, गुरुजी को तुमसे कुछ पूछना है। युन वानशांग ने अपनी आवाज जारी रखी। हाँ मास्टर। तुरंत जियो जियू ने पास में एक सराय देखी। वह अंदर गई और एक कमरा बुक कराया। युन वानशांग भी दूसरों के लिए अदृश्य होकर जियो शियायु के साथ कमरे में प्रकट हुआ। मालिक। जियो जियुए ने युन वानशांग को देखा और तुरंत सम्मान में अपने हाथ झुका दिए। क्या वह आदमी पहले आपकी भावनात्मक पीड़ा था? युन वानशांग की अभिव्यक्ति शांत थी जब उसने जोर से पूछा। हाँ मास्टर। जियो जियू ने सिर हिलाया। गुरुजी, मुझे उसके साथ अपनी स्थिति का विवरण बताइए। युन वानशांग ने जोर से बात की।